अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और कोई भी मेरा चैनल नहीं देख रहा, दुख की बात तो मेरे लिए ये है। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल भी देखें, मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल देखें। आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है इश्क कभी मरता नहीं, और असद हमदानी ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है? तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। पहले के बुज़ुर्गों की एक आम रवायत थी, शायद आप में से भी कोई इस अमलियात से गुजरा हो, या किसी ने सुना हो कि अक्सर पुराने लोग बचपन में ही बच्चों को अपने भाई बहन के बच्चों से रिश्तों से बांध देते थे। और ये बच्चे बड़े होकर ज़ाती ज़िंदगी में मुशरिक हो जाएंगे। पहले मंगनी जैसी रस्म रवाज ना था, सिर्फ बड़ों का रूप उनकी ज़ुबान ही कह देना बहुत होता था। आखिरकार ये भी कहानी सच्चाई पर मबनी, एक हकीकत पर बनी दास्तां पेश की जा रही है। और इसका मतलब है कि ये हकीकत पर मबनी कहानी है। तो देखते हैं क्या कहानी है। आशिफा मेरी गैर अलानिया मुकद्दर थी, जो मेरे ताया की बेटी थी। हम एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते थे। इसी घर के 80 गज के मकान में रहते थे। दोनों घरानों में रवादारी थी, सो खुश सलूबी से गुजरा और हो रहा था। हालात वही थे जो आम से सफ़ेद पोश घरानों में होते हैं। लेकिन पिछले 1 साल से हमारे घर के हालात ज़रा सख्त हो चले थे, क्योंकि अब्बा जान मेरा इंटर के आखिरी पेपर के दिन ही हमें छोड़ गए थे। मेरे अब्बू एक कंपनी में मुलाजिम थे। अब्बू के जाने के बाद मैं किसी माकूल मुलाजमत के असूल के लिए सरगना रहा, लेकिन ताहाल नाकाम रहा। घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर गुजारा कर रहा था। इस मखसूसी आमदनी में 4 अफराद पर मुश्तमिल एक ऐसे घराने का जिसमें 2 बच्चे बेहतरीन मैट्रिक के तालिब इल्म हों, और गुजारा वैसे ही मुश्किल था कि किस्मत की सितम शरीफी से अम्मी शदीद बीमार हो गई। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। अब्बूजान को कंपनी से मिलने वाली रकम से अम्मी का इलाज हो रहा था। मुकम्मल सेहतयाबी से पहले ही हालात ख़राब से ख़राब होते चले गए। ताया ने हालात में हरतमकून साथ दिया, लेकिन वो खुद महदूद आमदनी वाले आदमी थे, जिनके सर पर 3 बेटियों की जिम्मेदारी थी। एक हद से आगे वो भी मदद करने से कासिर थे, अलबत्ता उनके अहल खाना की तरफ से अखलाकी तावन जारी था। हमारे घर के काम ताया की तीनों बेटियां नीचे आकर कर जाती। सबसे ज़्यादा काम आशिफा मेरी गैर अलानिया मुंगेतर करती थी। अल्लाह ने चाहा तो आज आप कामयाब लौटेंगे। मैं रात से आपकी कामयाबी के लिए दुआ कर रही हूँ। मेरे दिल को यकीन सा हो चला है, आप ज़रूर इंटरव्यू में कामयाब हो जाएंगे। अपनी मुलायम आवाज़ में बोलती मेरा हौसला बढ़ा रही थी। अल्लाह तुम्हारे इस यकीन की लाज रखे। मैंने जवाब में आस्था से कहा और नाश्ता करके उठा और सोफे के नीचे जूते निकाल कर पहनने लगा। शूज़ तो बड़े शानदार हैं। जूतों को देख आशिफा ने तबसरा किया तो मैं बुखलासा गया। आशिफा के तबसरे पर मैंने एक जुमला भी नहीं कहा था कि ये इतने महंगे और कीमती जूते मुझे जैसे कलाश के पास कहाँ से आए। लेकिन वो जानती थी कल दोपहर तक मेरे पास ये जूते मौजूद नहीं थे, और ना ही मेरी जेब में इतनी रकम थी कि मैं इतने महंगे को तो क्या, कोई निस्बतन कम कीमती जूतों की जोड़ी खरीद पाता। इंटरव्यू के लिए एक दोस्त से मांग कर लाया हूँ। मैंने नज़रें झुकाकर जूते पहनते हुए उससे जवाब दिया। एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में दाखिल होते हुए मैं अमीद के झूले में झूल रहा था। इश्तिहार में उन्होंने जो अकाउंट्स के हवाले से जो क्वालिफ़िकेशन तलब की थी वो मेरे पास मौजूद थी। मेरे जैसे कई उम्मीदवार इस जॉब के लिए आए हुए थे। ये ज़रूरी तो नहीं था कि मैं सबको मात देता हुआ इस मुलाज़म के लिए मुंतखब हो जाता। इंटरव्यू ठीक वक्त पर शुरू हुआ। अंदर जाने से वाले उम्मीदवार के साथ ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मेरे साथ इंटरव्यू के लिए आने वाली गंदमी रंगत और तीखे नक्श वाली लड़की थी। मैं जानता था अक्सर जगहों पर खुश शक्ल और क्वालिफाइड लड़कियों को मर्दों पर तरजीह देने का रुझान हो चुका है। इसलिए मैं यही सोचने लगा जैसे मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात दिलो दिमाग में लिए। आखिरकार वो वक़्त आ ही गया जब मेरा नाम पुकारा गया। मुझे इंटरव्यू के लिए अंदर जाने को कहा। मैं दरवाज़े की तरफ बढ़ा, जो मेरी रूठी हुई किस्मत खोलने का सबब बन सकता था। प्लीज़ सिट डाउन। मैं इसके करीब पहुँचते पर महंगे 3 पीस सूट में मलबूस शख्स ने अपनी लचकदार आवाज़ में कहा, मैं ठीक मैं थैंक यू कहता हुआ कुर्सी पर टिक गया। मैंने उनके इशारे पर अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल उनकी तरफ बढ़ाई। इंसाफ ने फ़ाइल खोलने की जहमत ना की और
और अपनी तेज़ निगाहों को कुछ देर तक मेरे चेहरे पर जमाए मुझे देखते रहे। उनका ये अंदाज़ खासा कंफ्यूज करने वाला था, तो मैं नर्वस होने लगा। मिस्टर नबील बैग, आखिरकार उसकी आवाज़ मेरी समातों तक टकराई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने जो शूज़ पहन रखे हैं वो आपने कहाँ से हासिल किए हैं? इन साहब ने गोया मेरी समातों में बम ब्लास्ट कर दिया। इन साहब ने गोया मेरी समातों में बम ब्लास्ट कर दिया हो। मैं कुछ पल के लिए हवास बाख्ता सा उन्हें देखता रह गया। पूरी गहराई से देखने वाली आंखें गोया मुझे पड़ रही थी। इन साहब की आंखों में कुछ ऐसा था कि आज मैं आशिफा की तरह इनसे झूठ बोलने की हिम्मत ना कर सका, लेकिन सच बोलना आसान भी नहीं था। मैं हद से ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। इस इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत तैयारी की थी, लेकिन इन साहब ने तो पहला सवाल ही लाजवाब कर डाला था। एकदम ही मैं चौंक गया और सोचने लगा, ये सवाल मुझसे ही क्यों किया गया? चाचा, मैंने गला खंगालते हुए कहा, आपका सवाल मेरे लिए हैरत अंगेज है सर, लेकिन शायद ये आपकी नज़र की गहराई है कि आपने मेरे और इन जूतों के दरमियान मौजूद नामुताबिकत को महसूस कर लिया। जाहिर है इन जूतों की कीमत मेरी हैसियत से बहुत ऊंची हो गई। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने ये जूते इंटरव्यू के लिए अपने किसी दोस्त से मुस्तार लिए हैं, तब भी शायद आपको यकीन ना आए, क्योंकि जैसा इंसान खुद होता है, दोस्त भी ऐसे ही होते हैं। और इन जूतों की हालत ऐसी भी नहीं कि मैं इन्हें सेकंड हैंड खरीदने का दावा करूं। चाचा, मेरे पास एक ही रास्ता रह जाता है कि मैं आपसे सच बोलूं, और ये भी सच है कि अगर सच बोलने के बाद मुझे यहाँ मुलाजमत का मकान सिफर रह जाएगा, लेकिन इतना तो होगा कि मैं झूठ के बोझ से आज़ाद हो जाऊंगा। हकीकत बताने से कबल मैंने वालिद की मौत से लेकर वालदा की बीमारी तक और घर की अबतर हालात का जिक्र करते हुए अपने घराने की कफालत का ये दास्तान से आगाह कर दिया और मज़ीद बोला, मेरे हालात को सुनकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं एक मुनासिब मुलाज़म के हसूल का कितनी शिद्दत से ख्वाहिशमंद हूँ। आपने इस मुलाज़मत के लिए जो तसलीम मांगी थी वो मेरे पास है, मगर मैं ये भी जानता हूँ डिग्री उठाकर मुलाज़मत के हसूल के लिए इंटरव्यू नहीं दिया जाता। अपनी काबिलियत से पहले अपने लिबास और अच्छे जूते अहम लवाज़िम होते हैं। कायरीन कराम, आपको बताता चलूँ, इंटरव्यू के लिए जो लिबास मैं पहन कर इंटरव्यू देने गया था वो मैंने अपने एक अजीज़ के शादी के लिए सिलवाया था, और आज वही लिबास पहन कर इंटरव्यू देने आया हूँ। और जूते ज़्यादा महंगे ज़्यादा पहन पहन के ख़राब हो गए थे, लिहाजा नासर जूतों की फ़िक्र में मुबतला। परसों 22 अक्टूबर को मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने गया तो मुझे वहाँ ये जूते नज़र आ गए थे, और मुझे लगा मेरा मसला हल हो गया। किसी बुरी नीयत से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए ये जूते मैंने मस्जिद से हासिल किए थे। पता ये था कि इंटरव्यू के बाद वापस ये जूते मस्जिद में वापस लेकर जाकर रख दूँगा। मालूम नहीं था कि अल्लाह के घर से की गई पहली चोरी का हिसाब इतनी जल्दी और इधर देना पड़ेगा। मैंने तमाम सच इंटरव्यू लेने वाले शख्स साहब को भी बता दिया। बस अब इंतज़ार था तो नतीजे का कि क्या निकलता है। तुम्हारे सच ने मुझे खुश किया। तुम चाहते जितना भी झूठ बोलते मुझे धोखा नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये जूते मेरे ही हैं। इस साहब की आवाज़ मेरी सुमातों को टकराई तो मैंने दिल में याहू का नारा मारा और खुद को शाबाश दी कि सही वक्त पर बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया था। इनका सवाल सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हो ना हो ये जूते इन्हीं के हैं, वरना कोई दूसरा शख्स इंटरव्यू को देखे इतना बेहुदा सवाल क्यों पूछेगा। बहरहाल मैंने अपने चेहरे पर शर्मिंदगी और नदामत सजा ली। मैं कोई नमाजी आदमी नहीं हूँ। कल इत्तेफाक से एक पार्टी को प्रोजेक्ट दिखाने ले गया तो रास्ते में नमाज का टाइम हो गया। वो नमाजी टाइप के लोग थे, लिहाजा उनके साथ मुझे भी मस्जिद नमाज पढ़ने जाना पड़ा। बाकी पर जूते गायब। इन साहब ने मुझे पूरी दुख भरी दास्तान सुनाई। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको बताया ना, किसी मजबूरी के तहत मैंने ये सब किया और किस नीयत से आपके जूते लिए थे। इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ। शायद इसी तरह हमारी मुलाकात तय थी। इस वाक़ये के सबब मुझे नहीं ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझने का मौका मिला। तुम्हारे सच ने मुझे बहुत मुतासर किया है। अच्छा ये बताओ कि तुम पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हो? बोलते बोलते इन साहब ने अचानक ही सवाल कर दिया। नहीं, बस जुमे जाता हूँ। मैं भी आज शाम को के रिकॉर्ड कायम करने पर तुला हुआ था, क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि सच बोलने से फ़ायदा होगा, वरना झूठ बोलना किसी के लिए मुश्किल नहीं होता। मुझसे अच्छे अच्छे लोग इस फन में महारत रखते हैं। मिस्टर मेलबैग साहब ने अपनी अंदर तक उतर जाने वाली आंखें मेरी आंखों पर फोकस की और कुछ ऐसे अंदाज में मेरा नाम पुकारा कि मैं महातरंगोश हो गया। तुमसे बात करके महसूस होता है कि तुम ही हमारे मतलूबा फ़र्द हो, इसलिए मैंने इस मुलाजिम के लिए तुम्हारा इंतखाब कर लिया है। 3 माह की आजमाइशी मुद्दत में अगर तुमने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित कर दिया तो तुम्हारी जॉब मुस्तकिल हो जाएगी, और सैलरी में इजाफे के अलावा वो सारी महारत हासिल होंगी जो हम कंपनी के मुलाजमीन को देते हैं। तुम कुछ देर बाहर बैठो, मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने का ऑर्डर देता हूँ। लेटर साथ लेकर ही घर जाना।
यूं साहब के ये अल्फाज मैंने ख्वाब के आलम में सुने और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इस वक्त मेरी नज़र अपने पाँव में मौजूद जूतों पर पड़ी। ये शूज़ सर, बस मैं इतना ही कह सका। अब ये तुम ही रख लो, तुम्हारे पाँव में जच रहे हैं सर, ने बेनियाजी से जवाब दिया। इस रोज़ अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में लिए मैं कंपनी के ऑफिस से निकला तो मेरा चेहरा खुशी से खुला पड़ा था। खुशी की इस कैफियत में मुझे बस स्टॉप पर धूप में खड़े होकर बस इसका इंतज़ार करने में भी कोई कोफत नहीं हो रही थी। मैं घर पहुंचा ही था कि आशफा ने मुझसे पूछा, आपको जॉब मिल गई? मैंने हाँ की तो खुशी के मारे उसकी आवाज़ कांपने लगी। मेरी तो सीख कर देने पर आशफा का चेहरा खिल उठा। फिर ज़रा सी देर में पूरे घर में ये खबर फैल गई। ऊपर से ताया की फैमिली नीचे आई। ताया ने फ़ौरन मिठाई मंगवाकर सबको खिलाई। सारा घर ऐसे खुश था जैसे ईद का दिन हो। आशफा का चेहरा तो हमारे खुशी से जगमगाने लगा था। अम्मी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो बाबा अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। अल्लाह ने उनकी सुन ली। ताया की फैमिली हमारे साथ बाहर पर की खुशी में बराबर की खुशी में हमारे साथ शरीक थी। लेकिन वो लोग आधा पौन घंटा ही नीचे ठहरे। ताई ऊपर ले गई सबको। इन लोगों, खास तौर पर आशफा के चले जाने के बाद दिल उदास हो गया था। लेकिन ताया ने वजाहत ने सारा दूध हो गए। उन्होंने बताया, छोटी के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हारी ताई, इसलिए सबको तैयार करने के लिए ले गई हैं। छोटी आशफा की बहन समरा है, उसको देखने आ रहे हैं। आज मेरी तरफ से आप सबकी शाम की दावत है, ताया ने कहा। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है ताया जान, मैंने फलकन कहा। तकल्लुफ़ कैसा? अपनी बेटी की खुशी में खुश होने का हमें भी हक है। ताया सोफे पर मेरे बराबर में ही बैठे हुए थे। चाचा आसानी से मुझे अपने बाजू के घेरे में ले लिया। अम्मी देखकर मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद ताया भी उठकर ऊपर चले गई। मेहमानों के जाने के बाद ताया के पोर्शन में हम सब की महफिल जमी हुई थी और हम पर पुरलुफ्त खाना तनावुल कर रहे थे। रात गया जब हम सोने के लिए नीचे आए तो मैं सोच रहा था कि अब्बू के इंतकाल के बाद मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला दिन था जो आगाज़ से अख्ताम तक इतना खुशगवार रहा था। और ये सब इसलिए था कि मैं एक मुनासिब हासिल करने में कामयाब हो गया था। आज इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मेरा पहला दिन था। बहुत अच्छा गुजरा। चीफ अकाउंट साहिल साहब ने बहुत दोस्ताना अंदाज में मुझे मेरे काम की नौयत समझाई और साथ तसल्ली भी दी कि कोई काम समझ ना आए तो घबराना नहीं या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझसे पूछ लेना। मैंने इस मेहरबानी का उनसे भी शुक्रिया अदा किया और इन फाइलों के मुताले में मसरूफ़ हो गया। 12 बजे के करीब मेरे सामने रखा इंटरकॉम बजा और इत्तला मिली कि बॉस मुझे अपने ऑफिस में याद कर रहे हैं। मैं फ़ौरन कुर्सी से खड़ा हो गया और अपने हुलिये पर एक नज़र डाली। फिर मुतमईन होने के बाद बॉस के सामने हाजिरी के लिए रवाना हो गया। बॉस वही साहब थे जिन्होंने मुझे मुतरफ़ किया था और जिनका चढ़ाया हुआ जूता मैं इस वक्त भी पहना हुआ था। और उसके दाएं जानब करीब तकरीबन 19-20 साल की एक लड़की जदीद तराश खराश का सूट पहने बेनियाज बल्कि कदरे बेजारी से बैठी हुई थी। मिस्टर नबील भाई, इनसे मिले, ये है इस कंपनी की ओनर और मेरी भतीजी हानिया सुल्तान। मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा करने के बाद बॉस ने मेरा लड़की से तारफ़ करवाया। तारफ़ ने मुझे झुका दिया और मैंने उन्हें जल्दी से सलाम किया। इसके सर की मामूली जंबिश ने मेरे सलाम का जवाब दिया और पहले की तरह बेनियाज हो गई। तानिया बेकॉम फाइनल की स्टूडेंट है और आगे इसका MBA करने का इरादा है। अपनी तलीमी मसरूफियात की वजह से ये ऑफिस को टाइम नहीं दे नहीं पा रही, जिसकी वजह से यहाँ के तमाम मामलात में देख रहा हूँ। और उसने उसके मुतल्लिक मालूमात फराहम की, लेकिन वो यूँ बैठी रही जैसे उसके बजाय किसी और का जिक्र हो रहा हो। हानिया, ये नबील बैग है, मैंने इन्हें अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट किया है और उन्हीं ने आज ही के से ज्वाइन किया है। बॉस जहाँ साहब अब तारफ़ की बाकी रस्म निभा रहे थे। गुड, उसने अपने किसी बेनियाज अंदाज में मेरी तरफ देख कर ये वाहिद लफ्ज़ अदा किया और फिर निगाहों का रुख मोड़ कर बॉस से मुखातब हुई। ओके अंकल, मैं चलती हूँ, मुझे किसी काम से जाना है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, बॉस ने उससे जवाब दिया। मेरे बड़े भाई सुल्तान का 2 साल कबल एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उनकी वाइफ हानिया की पैदाइश पर ही दुनिया से रुखसत हो गई थी। भाई साहब ने भी बेटी की खातिर उससे शादी नहीं की थी और बहुत लाड प्यार से परवरिश की है। यही वजह से है कि 2 साल गुजर जाने के बाद भी हानिया खुद को मुकम्मल तौर पर संभाल नहीं सकती और इस तरह लोगों से उखड़ी उखड़ी रहती है। वो उसने उसके रवैये की वजाहत करते हुए सारी तफसील मुझे बताई। बहुत अफ़सोस हुआ सर, मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ मिस सानिया पर क्या गुज़र रही होगी। मैंने इज़हार से अफ़सोस किया। उसे देख देख कर मेरा दिल करता है ये मेरे बड़े भाई की निशानी है। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे इसके लिए खुशी का सम्मान करूँ। तो उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। आप परेशान ना हो सर, वक़्त बड़ा मुहिम है।
इंसान के बड़े ज़ख्म मुनमन कर देता है। मैंने बड़े खलूस से उनकी उदासी दूर करने की कोशिश की। हाँ, ये तुमने ठीक कहा, मैं भी इस तरह सोचता हूँ। हानिया के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढता हूँ कि मौजू बदल कर बोले, खैर तुम बताओ, ऑफिस पसंद आया? यस सर, बहुत अच्छा है, मैंने पूरी सच्चाई से जवाब दिया। इसके बाद बॉस और मेरे दरमियान चंद जुमलों का तबादला हुआ। मैं वापस अपने रूम में आ गया। सारा दिन अच्छा गुजरा। छुट्टी से कबल कैशियर साहब ने मुझे एडवांस सैलरी का लिफाफा थमा दिया। ज़ाहिर है ये भी बॉस की हिदायत के मुताबिक था। शायद उनको मेरी माली हालत का अंदाज़ा हो गया होगा। बहरहाल मैं बहुत खुश था। छुट्टी के बाद घर पहुंचा तो जब भी चेहरे पर ताजगी और बशाहत थी। भाई तो इतने फ्रेश वापस आए हैं जैसे पिकनिक से आ रहे हैं। वो शमाइला ने मुझे देखकर बेसख्ती से कहा, तुम्हारे भाई को जो भी ऐसी शानदार मिली है कि थकन का एहसास तक नहीं हो रहा। मैंने कॉलर झाड़ते हुए कहा, माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। अम्मी ने कहा, मुझे खुशी देखकर वो भी खुश नजर आ रही थी। मैंने जाकर कपड़े तब्दील किए और आकर अम्मी के पास बैठ गया तो वहाँ ताया और ताई मौजूद थे। दोनों मेरे ऑफिस में गुजरने वाले पहले दिन के बारे में सवाल जवाब करने लगे। इस दौरान आशफा भी चाय ले आई और चेहरे पर चमक लिए मेरी बताई तफसीली सुनने लगी। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें अच्छी मुलाजिम मिल गई, वरना आजकल को तो मुलाजिम मिलने के बाद एडजस्ट होने का बहुत मसला होता है। कहीं मालकान सही नहीं होते तो कहीं अपने ही कोलीग्स जड़ें काटने लगते हैं और दोनों ही सूत्रों में जॉब जारी रखना मसला बन जाता है। शुक्र है तुम्हें दोनों ही तरफ के मसाइल का सामना नहीं। ताया ने कहा, जी बस आप सबकी दुआएं साथ थी जो अल्लाह ने मेरे लिए ये बंदोबस्त किया। मैंने ताबेदारी से ये जुमला अदा करते हुए कहा, बतौर ख़ास आशफा की तरफ देखा जो मेरे इंटरव्यू के लिए जाते हुए पूरी यकीन थी कि कामयाब लौटूंगा, क्योंकि बकौल उसके कि उसने वो दवाएं की थी। बुजुर्गों का काम ही तो दुआएं देना होता है बेटा। बस आगे ये तुम लोगों पर है कि अपने के लिए किन राहों का इंतखाब करते हो। मेहनत और ईमानदारी को हमेशा अपना असूल बनाए रखना, इंशाल्लाह वो तरक्की करोगे। ताया ने मुझे नसीहत की। हर नौजवान की तरह मैं नसीहत सुनने का शौक नहीं रखता था, लेकिन ताया के लिहाज से मैं फर्माबरदारी का मुजाहरा करता रहा। मेरी एक एक रग से वाकिफ आशफा खूब लुफ्त अंदोज होती रही और चाय की प्यालियाँ ट्रे में समेट कर बाहर निकल गई। अरे याद आया ताईजान, पर छोटी के रिश्ते का क्या बना? इन लोगों ने दोबारा कोई राब्ता वगैरह किया? मैंने ताई और ताया को बातों करते हुए पूछा। हाँ, फ़ोन आया था, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दें। ताई ने कहा, क्या मतलब? लड़के का बायोडाटा तो बड़ा अच्छा है, आपके मुताबिक लोग भी बहुत अच्छे हैं, फिर ये तजबत कैसा? अगर लड़का और उसके बारे में कोई छानबीन करवानी है तो मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा, छानबीन का तो इतना ख़ास मसला नहीं है बेटा। वो लोग मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदारों में से हैं और मेरी बहन हुई हर तरह की ज़मानत देने को तैयार है, लेकिन उन्होंने मुतालबा ही ऐसा किया है कि मैं और तुम्हारे ताया मुझे पड़ गए हैं। अम्मी और मैं सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखने लगे। कैसा मुतालबा? कहीं उन्होंने जहेज़ में किसी कीमती चीज़ की फरमाइश तो नहीं कर दी? अगर ऐसा है तो साफ इनकार कर दे। मैंने खुद अंदाज़ा कायम करके मशवरा दिया। आखिर क्या ख्वाहिश है उनकी? तुम पहेलियाँ बुझवाने की बजाय सीधे सीधे बता ही दो। इस बार अम्मी ने भी सलाह किया। बात यह है, वो हमारे घर रिश्ता करने को तो तैयार है, लेकिन उन्हें समरा की जगह अशफा पसंद आ गई है। बड़ी होने की वजह से सुलह पहला हाथ उसी का है, लेकिन हम उम्मा की कही हुई बात के लिहाज में इसके मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मैंने तो इस बार भी अपनी बेगम से कह दिया है कि वो इन लोगों को साफ बता दो कि आशफा अपनी चाची की बहू बनेगी। मगर ये ज़रा सोच विचार में पड़ गई है। इसका कहना है कि अम्मा ने जो बात कही थी, जाने उसे आप लोगों ने सीरियसली भी लिया भी था या नहीं, क्योंकि बचपन की बात अलग होती है, बड़े होने के बाद बच्चे मुख्तलिफ तबीयतों के निकलते हैं। अल्लाह जाने आपको हमारी आशफा बहू की हैसियत से कबूल भी है या नहीं। इसके अलावा नबील को भी कोई एतराज़ हो सकता है, तो आशफा बेचारी को का इंतज़ाम में लटकाए रखना अच्छी बात नहीं। इसलिए हमने सोचे इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए, पहले हम आपसे खुलकर बात कर लें। ताया ने सारी बात खोलकर सामने रख दी। अम्मी ने सुकून से सारी बात सुनी, फिर इत्मीनान से कहा, अम्मा ने आशफा को नबील से मंसूब करने का जो फैसला लिया था वो मुझे हमेशा याद रहेगा, लेकिन कभी तक जदीद इस खौफ से ना की कि नामालूम बड़े होने के बाद बच्चों का क्या रुझान हो। जहाँ तक मेरी पसंद की बात है तो मुझे आशफा की रुझान से कबूल है। उसे अपनी बहू बनाकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अलबत्ता नबील की राय में अब
भी आपके सामने मालूम कर लेती हूँ। क्यों नबील, तुम क्या कहते हो? उन्हें अचानक मुझसे मुखातिब हुई तो मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया, लेकिन इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अशफा को मैं ख़ास हवाले से देखता हुआ आया हूँ हुआ था और अपनी तमाम तर दिलकशी के साथ मेरे दिल पर काबिज थी। पर हाँ, सबके सामने कल भी कफियत खुलकर बयान नहीं की जा सकती थी, इसलिए नहायत पर खुददाना अंदाज में बोला, जैसे आप बुजुर्गों की मर्जी, जीते रहो बेटा, तुमने हमारा मान रख लिया तो मेरे महरूम भाई की निशानी होता है। ने अपनी छाती से लगा तो मुझे कहा, अब तो कोई उलझन नहीं है ना तुम्हें, बस नबील अच्छी तरह अपनी जॉब पर सेट हो जाए, मिठाई मंगवा कर पूरे खानदान में तकसीम करवा देंगी। अम्मी ने ताई से पूछा। जब करते हुए मुझे एक हफ्ता हुआ था, खुशगवार माहौल और कलीग्स के ताउन ने मुझे एडजस्ट कर दिया था। मैं भी मेहनत और दिल लगाकर काम कर रहा था। पास का सलूक भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। रोजाना कम से कम एक बार मेरी मुलाकात इससे होती थी। गुफ्तगू के दौरान दोस्त को मेरे हालात के बारे में काफ़ी इल्म हो गया था और मुझे भी बहुत कुछ उनके बारे में जानने को मिला था। मैं जान चुका था कि इस कंपनी में बॉस के 10% शेयर्स हैं, जबकि बाकी शेयर्स के मालिक उनके महरूम भाई सुल्तान थे। असल में दोनों भाइयों का शुमार कारोबारी अफराद में होता था, लेकिन खुशकिस्मती से सुल्तान साहब महरूम हानिया की वालदा को भागे और उनके अब्बू बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए जहेज में वो अपने साथ बेशुमार दौलत लेकर आई थी। ये दौलत इतनी थी कि सुल्तान अहमद चाहते तो अपने अलहदा कारोबार शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई को खुद से अलग करना नहीं चाहा। यूँ दोनों भाई वासिया फ़र्क के बावजूद एक दूसरे के साथ रहते। बॉस को अपनी भतीजी हनिया से भी बहुत मोहब्बत का दावा था और मेरे सामने मुतअद्दिद बार इस बात का इजहार किया था। जो ही कोई उन्हें माकूल लड़का नज़र आया, वो आनिया की शादी कर देंगे। माकूल लड़के के लिए उनका म्यार क्या था मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था आनिया जैसी दौलतमंद लड़की से शादी के उम्मीदवार बहुत होंगे। शक्ल सूरत की भी बुरी नहीं थी, अगर कोई कमी थी भी तो पहनने ओढ़े के सलीके से पूरी हो जाती थी। दौलत यूं ही इंसान के ऐप छुपा लेती है। मैंने इस हफ्ते के दौरान उन्हें 2 बार हानिया को देखा था। कुछ बेनियाज सी लड़की थी, आसपास मौजूद लोगों पर नज़र तक नहीं डालती थी, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था वो किसी उलझन में मुब्तला है, बस अपने आप में ही मगन रहती है। खैर, मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना था। क्या कुछ था, एक अच्छी मुलाजमत गई थी। ये जुम्मे वाले दिन का जिक्र है। मैं अपने कैबिन में बैठा था, रही से काम निपटाने में मसरूफ था। ऑफिस टाइम ख़त्म होने वाला था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने में लगा हुआ था, लेकिन इससे कबल ही बॉस ने मुझे अपने रूम में बुलवा लिया। हनिया भी वहीं मौजूद थी। मैंने उसे सलाम किया, जिसका हनिया ने सर की मामूली बंदिश से जवाब दिया। आओ भाई नबी, असल में इस वक्त मैंने तुम्हें ज़ाती काम से सहमत दी है, उम्मीद है कि तुम माइंड नहीं करोगे। और उसका रवैया अभी अपनी भतीजी के मुकाबले में मेरे साथ पुरजोश होता था। सहमत की क्या बात है सर, आप हुक्म करें। मैंने भी फर्माबरदारी का मुजाहरा किया। तुम्हें हनिया के साथ घर तक जाना होगा। असल में आज यहाँ उसका ड्राइवर छुट्टी पर है, तो ये खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके यहाँ आ गई है। इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता अब ये अकेली वापस जाए, बॉस ने कहा। ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं चला जाता हूँ, जॉबर ने कहा। जाओ हानिया, मेरी तरफ से अब तुम्हें इजाज़त है। नबील तुम्हारे साथ होगा तो मुझे फिक्र नहीं होगी। इस बार बॉस हानिया से मुखातब थी। हानिया फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं भी लपक कर उसके पीछे हो लिया। गाड़ी पास न होने के बावजूद भी मैं दोस्तों की बदौलत ड्राइविंग जानता था और पुरतम्मात था कि आसानी से हानिया की गाड़ी को ड्राइव कर लूँगा, लेकिन इसने मुझे मौका ही नहीं दिया और खुद ड्राइव सीट संभालने के बाद मुझे पीछे बैठने का हुक्म दिया। इसके हुक्म की तमील में मुझे पीछे बैठना पड़ा। मेरे बैठते ही उसने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। अंदाजे से ज़ाहिर था वो अपने चाचा के ऊपर मुझे साथ लाई थी, वरना कतई ऐसा ना करती। मजबूर मैं भी था, इसलिए सफ़र जारी रखा। अभी कुछ दूर ही सफ़र तय किया था कि हानिया अपनी गाड़ी साइड पर रोकी और दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गई, जैसे उसे चक्कर आ रहे हो। आर यू ओके मैम, मैंने तशवीश से पूछा। उसकी तरफ से जवाब नहीं आया। मैं परेशान होकर गाड़ी से उतर गया और ड्राइविंग सीट वाली खिड़की से उसका जायज़ा लिया। उसके चेहरे पर पसीने के कतरे नज़र आ रहे थे, तो यूँ लग रहा था उसे अपने आप को संभालने में मुश्किल पेश आ रही है। मैंने खिड़की के बंद शीशे को उंगलियों से बजाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। उसने फ़ौरन लॉक खोल दिया। आर यू ओके मैम, हानिया लॉक खोल कर द्वार से बाहर आ गई। मैंने उससे एक बार फिर पूछा, मैं ड्राइविंग नहीं कर सकूँगी, तुम गाड़ी चलाओ। हानिया ने ज़रा
डूबती हुई आवाज़ में मुझसे कहा, और तुम पिछली सीट पर बैठ रही हो, मैंने फ़ोन में कॉफ़ी तो मिली थी, क्या आपको अस्पताल ले चलूँ? गाड़ी आगे बढ़ाते हुए मैंने पूछा। वो कहाँ से टेक लगाए आंखें बंद किए निढाल बैठी थी। नहीं, सीधे घर चलो, उसने इनकार कर दिया तो मुझे अपनी मर्जी चलाने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी रहायशगाह के बारे में मुझे इल्म था कि किस इलाके में है, बाकी थोड़ा बहुत आमिया ने गाइड किया। कोठी पर पहुंचने के बाद उसने मुझे जाने की इजाज़त दी। मैं कुछ कंफ्यूज सा वहाँ से चल पड़ा। ऑफिस टाइम ख़त्म हो चुका था, लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि लौट कर ऑफिस जाऊँ या सीधा घर चला जाऊँ। ऊपर से इलाका भी ऐसा था, किसी सवारी मिलने का सवाल नहीं था। मुझे खासा चलकर रोड की तरफ जाना पड़ा। मरता मरता क्या ना करता चलता रहा। इसी दौरान मैंने बॉस को कॉल किया, सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। उन्होंने बताया जब भी मैं सानिया को अकेला नहीं जाने देता, सानिया का बीपी लो हो जाता है। खैर है, ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया है, मैं भी निकल रहा हूँ, तुम भी घर चले जाओ। अभी मैं स्टॉप पर पहुँचा ही था कि मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। नंबर देखा तो मेरे छोटे भाई वकील का था। वकील के इस वक्त करने से मैं कुछ उलझ में पड़ गया। आप कहाँ हैं भाई? मेरे हेलो के जवाब में वकील ने जिस अंदाज में मुझसे सवाल किया, मेरा माथा टेक गया। खैरियत तो है वकील? मैंने शदीद तशवीश से पूछा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इन्हें अस्पताल लेकर आ गए हैं, आप भी सीधा यहाँ आ जाएं। उसने मुझे अस्पताल का नाम बताया। उसके बाद में कपकपाहटी, तुम परेशान मत हो, मैं बस आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। उसे तसल्ली देकर मैंने कॉल मुंतका की तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा अपना दिल काबू में नहीं है। लेकिन खुद को संभाला और रिक्शे को रोककर उसकी में बैठ गया। छुट्टी के दौरान जिस अज़ियत में गुजरे वो नाकाबिले बयान है। माँ जैसी हस्ती को तकलीफ में देखना कोई मामूली बात नहीं होती। मेरी माँ शदीद तकलीफ में मुब्तला थी और मैं उनके लिए कुछ करने से कासिर था। डॉक्टर के मुताबिक उनका मर्ज एक बार फिर फैलना शुरू हो गया था। किसी ने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैं खुद समझ गया। अम्मी ने कई दिनों तक अपनी तकलीफ छिपाए रखी। उन्हें तो ख्याल होगा उनकी बीमारी की वजह से तमाम जमा पूंजी ख़त्म हो गई थी। अब सूरत हाल ये थी कि अम्मा का इलाज जल्द अज जल्द करवाने की ज़रूरत थी, लेकिन मैं बिल्कुल खाली हाथ था। जो चंद हज़ार प्याज थे वो भी इन दिनों खर्च हो गए थे। ऐसी परेशानी थी इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। किससे कर्ज लेता? कोई नहीं देता कर्ज। इस दौर में इलाज के लिए लाखों दरकार थे। मुलाजमत भी नहीं थी हमारे पास, कोई कीमती ज़ेवरात वगैरह भी नहीं थे। माँ की खातिर मैं बेघर होना कबूल कर लेता, लेकिन ताया के के सर से छत छीनने का हौसला नहीं था। घर बेचने की सूरत में वो अपने हिस्से की आधी रकम का कोई मकबूल मकान भी ले सकते थे, मगर उनके सर पर तीन जवान बेटियों का भी बोझ था। इस तरह के ख्यालात में डूबा बिस्तर पर कविता बदलता रहा। मेरा ऑफिस जाने को भी दिल नहीं चाहता था, लेकिन इतनी ये तो दो केस से मिलने वाली मुलाजमत की वजह से बेपरवाही बरतना भी हमाकत से कम नहीं था। इन्हीं सोचों में गुम था कि आशफा दूध का गिलास लेकर आ गई। उसकी क्या ज़रूरत थी? मेरा दिल नहीं चाह रहा। वापस ले जाओ, मैंने रूखे लहजे में कहा। प्लीज़ पी लीजिए, आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया, इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे। मेरे रूखेपन के जवाब में आशफा ने मलामत से कहा, मेरी भूख प्यास उड़ गई है आशफा। मैं खाने पीने की कोई चीज़ अपने मुंह की तरफ ले जाने लगूँ तो मुझे का ख्याल आ जाता है और मुझसे खाया पिया नहीं जाता। इस बार मैंने अपनी बेबसी का इजहार आशफा से किया। तो मैं समझ सकती हूँ नबील, इन मुश्किल हालात से निपटने के लिए हमें हौसले से काम लेना चाहिए। चलें शाबाश, ये दूध पी लें, फिर हम गौर करेंगे कि क्या करना चाहिए। आशफा ने कुछ ऐसे अंदाज में इसरार किया कि मैं इनकार नहीं कर सका। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ नबील, लेकिन पहले वादा करें मेरी बात मानने से इनकार नहीं करेंगे। ऐसी क्या बात है कि तुम्हें इस तरह तमीज़ बांधनी पड़ रही है? मैं तो हमेशा से तुम्हारी बात को उम्मीद देता आया हूँ। मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ वो इस मान के साथ कह रही हूँ कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हमारी खुशी गम सब मुश्तरका है। हमें हक है कि हर तरह के हालात में एक दूसरे का साथ दें। क्या मेरा ये हक तस्लीम करते हैं आप नबील? क्यों नहीं आशिफा, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कौन है अपना? मैं अपनी ज़ात पर तुम्हारा हक तस्लीम करता हूँ, तो इस हक से ही आप मुझे इजाज़त दें कि मैं चाची के इलाज के लिए कुछ चीज़ें आपके हवाले कर सकूँ। उसने यकदम ही अपनी पोटली मेरे सामने रख दी। क्या है इसमें? मैंने हैरानगी से पूछा। आप खुद देख लें, आशफा ने कहा। तो मैंने पोटली की गिरा खोली। अंदर 500 हज़ार के नोटों पर मछली गठरी, 2 सोने की चूड़ियाँ और सेट मौजूद थे। ये क्या है? मैंने कहा, मेरी जमा पूंजी है, मैं चाहती हूँ कि आप चाची के इलाज पर खर्च करें। इस पर आशफा ने तमाद से जवाब दिया, पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी इतनी मेहनत से जुड़ी हुई चीज़ें कैसे ले सकता हूँ? तो मैंने कदरे नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा और दोबारा पोटली को बांधना शुरू कर दिया। मेरे इल्म में था आशफा ने ये रकम और जेवर कितनी जदोजहद के बाद जोड़े थे। और शुरू से ही कनात पसंद और मेहनती लड़की थी। मैंने बचपन से आज तक उसे कभी रुपया ज़ाया करते नहीं देखा था। उसने बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाकर और घर के करीब स्कूल भी ज्वाइन करके और थोड़ी बहुत सिलाई करके जमा किए थे।
आप मुझसे वादा कर चुके हैं नबील, क्या मेरी बात मानने से इनकार नहीं करेंगे? आशिफा ने फ़ौरन मुझे टोका। मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम ये सब करने वाली हो। इन्हें तुम संभाल कर रखो। मैंने पोटली वापस उसकी तरफ बढ़ा दी। इसका क्या मसला है? मुझे कौन सा ब्याह होकर कहीं और जाना है? क्या तुम बगैर जहेज के मुझे कबूल नहीं करोगे? आशफा ने कहा, तुम मुझे हर हाल में कबूल लो। तुम जैसी लड़की को कबूल करने से इनकार करना कुफरान नेमत है, लेकिन इन चीज़ों को लेने से मेरा दिल राज़ी नहीं। तुम्हारा खलूस और जज्बा दोनों अनमोल है, लेकिन ज़रा सोचो कि मैं तुम्हें इन चीज़ों से महरूम भी कर दूँ तो क्या फ़ायदा होगा? इस रकम से अम्मी का इलाज मुकम्मल नहीं होगा। मैंने आशफा को समझाया, मुझे मालूम है इलाज के लिए इससे भी ज़्यादा रकम दरकार होगी, लेकिन उसकी मदद से आगाज़ तो किया जा सकता है। आगे के लिए भी मैंने कुछ सोचा है। आशफा हार मानने को तैयार नहीं थी। मैं अब्बू से बात करूँगी, वो ये मकान सेल कर दें। हम लोग किराए के मकान में भी रह सकते हैं। फिलहाल अम्मी का इलाज ज़रूरी है। आशफा ने इरादा ज़ाहिर किया तो मैं उछल पड़ा। तुम कैसी बातें कर रही हो ताया? ताई क्या सोचेंगे कि मैंने तुम्हें अपनी पट्टी पढ़ाई है? मेरी मोहब्बत में इस हद तक मत जाओ कि मैं रुसवा हो जाऊँ। अगर तुम्हारे कहने को ताया राज़ी भी हो गया तो इतने लोगों को बेइज्जत करने का बोझ मैं नहीं सह पाऊँगा, और अम्मी को भी शायद ये बात मंजूर ना हो कि अब इतनी मेहनत से बनाया हुआ घर बेच दिया जाए। ठीक है, मान लिया कि आपकी सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन ये बताइए कि फिर इस मसले का क्या हल हो सकता है? क्या अम्मी को बगैर इलाज छोड़ सकते हैं? आशफा ने कहा। ये कहा वह बाहर निकल आई। वह एक हाथ में पोटली और दूसरे हाथ में सर थामे में रह गया। वाकई हल तो कोई नहीं था मेरे पास। क्या बात है नबील, तुम कुछ डिस्टर्ब लग रहा है? अगले दिन ऑफिस पहुँच कर भी मेरा ज़हन अम्मी में ही उलझा हुआ था, लेकिन ये उलझन मेरे चेहरे पर ज़ाहिर थी। जब मैं बॉस की कार पर उनके रूम पहुंचा तो उन्होंने ये सवाल कर डाला। मुझे जब का हाल याद नहीं था। मैंने सारी तफसील सुनाई। तुम्हें चाहिए था मुझसे रब्ता करते का मौका। 2 दिन तक परेशान होते रहे। तफसील सुनकर उन्होंने जो जुमला कहा मुझे हैरत में मुबतला कर दिया। पास अच्छे थे, मगर मुझे बहुत से गमगुसारी की उम्मीद नहीं थी। हैरान क्यों हो रहे हो भाई? तुम्हारा मसला हमारा मसला है। तुम परेशान हो यूँ अच्छा नहीं लगता। बॉस ने एक बार फिर मेरी हैरत में इजाफा कर दिया। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं अपनी 1 हफ्ते की मुलाजमत में ये हिम्मत कैसे कर सकता था कि आपसे क्यों मुतालबा करता? मैंने झिझकते हुए जवाब दिया, हालांकि इस 1 हफ्ते के दौरान ही तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। तुम्हारा यहाँ एक खास मुकाम है और मैं तुम्हें दीगर स्टाफ के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत देता हूँ। बॉस ने इत्मीनान से कहा, ये तो आपकी मेहरबानी है सर, वरना मैं किस काबिल हूँ? मेरे लहजे में हकीकत की इनकसारी थी। तुम काबिल हो इसलिए तुम्हें इतनी अहमियत दी जाती है, लेकिन काबिलियत से मुराद तुम्हारी पेशा वराना काबिलियत नहीं। इस रोज़ जो इंटरव्यू के लिए यहाँ आए थे वो एकेडमिक रिकॉर्ड से तुमसे ज़्यादा काबिल थे, लेकिन मैंने तुम्हारा इंतखाब सिर्फ तुम्हारी रासत को और ईमानदारी को देखते हुए किया। तुम्हारे पाँव में जूतों के बारे में सवाल करते हुए मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी सच्चाई से काम लोगे। तुमने सच बोला तो मुझे अच्छा लगा। महसूस हुआ कि तुम वही नौजवान हो जिसकी मुझे तलाश है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि अपने ऑफिस में मुलाजमत देने का मकसद तुम्हें मज़ीद जाँचना था, वरना हकीकत में पहली मुलाकात में मैंने तुम्हें अपनी भतीजी हानिया के लिए मुंतखब कर लिया था। वो उसने गोया मेरे सर पर भंग फाड़ दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं विश्वास आ गया। गलत नहीं कह रहा हानिया, मुझे बहुत अजीज़ है। मैं चाहता हूँ हानिया की ज़िंदगी का साथी ऐसी शख्स बनना जो हमेशा इसका खूब ख्याल रख सके। तुम में मुझे ऐसी खूबियाँ नज़र आ आई हैं। मुझे पूरा यकीन है हानिया तुम्हारे साथ खुश रहेगी, कि मैं तो किसी भी तरह उस हानिया के लायक नहीं हूँ। उन्हें अपनी क्लास में मुझसे बेहतर शख्स मिल सकता है। बैठे बैठाए एक नहायत अमीर लड़की का प्रपोजल मेरे सामने रख दिया था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों मुमकिन है। मैं तो हमेशा से ही सिर्फ आशफाक को अपना जीवन साथी बनाने का ख्वाब देखता रहा था, और जहाँ मुझे हानिया जैसी लड़की से शादी की पेशकश की जा रही थी। हमारी बात एक हद तक ठीक है। बिजनेस कम्युनिटी में से कई लोग ऐसे हैं जो हानिया को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है उनकी नज़रें हानिया की दौलत पर हैं। दौलत तो चलो कोई बात नहीं है, वो जिससे भी शादी करेगी उसकी दौलत उसे ही मिलेगी, लेकिन ये जो हमारी क्लास के लड़के हैं ना, इसमें शक्ल से मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा जो इतना केयरिंग हो, हानिया को संभाल सके। मैंने तुम्हें बताया था ना कि भाई की मौत के बाद हानिया मेंटल तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो गई है। उसे बहुत ज़्यादा ख्याल और तवज्जो की ज़रूरत है। मुझे अपनी कम्युनिटी के किसी लड़के से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं जो खुद नाज नखरों में पले बड़े हों। वो दूसरों के नखरे दूसरे के नखरे उठाने की सलाहियत नहीं रखते हैं। ये काम वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने ज़िंदगी की तलखियाँ देखी हों, जिन्हें मालूम हो कि रिश्ते निभाने के लिए कैसी जद्दोजहद करनी पड़ती है। उन्होंने अल्फाजों का इंतखाब बहुत अच्छा किया था, लहजा भी शाइस्ता था। वो अपनी भतीजी के लिए एक ज़रूर खरीद गुलाम के ख्वाहिशमंद थे जो उनके पीछे आगे हाथ बांधे घूम सके। मेरी माशी और घरेलू मसाइल उनके सामने थे। मैं तलीम याफ्ता और स्मार्ट भी था, चनाचा वो आसानी से अपने हल्के में शामिल कर सकते थे। किस वजह में हो नबील? मैंने तुम्हें एक नहायत मुनासिब ऑफ़र किया है, बहुत
साफ अल्फाज में बताया कि तुम हानिया के लिए मुझे पसंद हो। मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा प्रपोजल है। हानिया एक कबूल-सूरत, कम उम्र और दौलतमंद लड़की है जिसकी ज़िंदगी में शामिल होने से तुम्हारे बहुत से मसाइल बआसानी हल हो जाएंगे। तुम्हारी वालदा का इलाज होगा, छोटे बहन भाई अब अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे, तुम खुद ऐश आराम की ज़िंदगी गुजार सकोगे। इससे बढ़कर भला तुम्हें और क्या चाहिए। मुझे सोचने के लिए थोड़ी सी मोहलत दरकार है सर। आखिरकार मैंने हौसला करके उनसे कह ही डाला। वाई नॉट, तुम जितनी चाहे मोहलत ले लो, लेकिन इस बात को ज़हन में रखना कि तुम फैसला करने में जितनी देर करोगे तुम्हारी वालदा की तकलीफ में इसी कदर इजाफा होता चला जाएगा। वक्त की अहमियत मुझसे ज़्यादा तुम्हारे पेश नज़र होनी चाहिए। वो ठहरे हुए लहजे में ये जुमला कहकर गुफ्तगू का इंतजाम कर दिया। मैं बहुत से इजाज़त लेकर अपने कैबिन में आ गया। ऑफिस में पूरा दिन इसी हुदूर में गुजर गया कि क्या फैसला करूँ। मेरे कलीग्स को भी अम्मी की बीमारी के बारे में इल्म हो गया। चाचा वो मेरे चेहरे पर छाई हुई परेशानी देखकर मुझे तसल्ली देते रहे। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद मैं सीधा अस्पताल पहुंच गया। अम्मी की हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर का भी कहना यही था कि जल्द अज जल्द उनका ट्रीटमेंट शुरू करने की ज़रूरत है। मैं कई घंटे अस्पताल में गुजारने के बाद घर पहुंचा तो यूं ही उलझा हुआ था। अलबत्ता ज़हन बार बार यही मशवरा देने लगा मुझे बॉस की पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए। दिमाग के इस फैसले में कोई रुकावट थी तो वो आशफा की ज़ात थी। मेरे राह बदलने पर इस पर रहमत टूट जाती। आशफा कितना चाहती है मुझे, इससे से मेरी परेशानी तकलीफ नहीं देखी गई थी। पर आज जब ही इसने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी मेरे सामने रखती थी। आशा मेरे साथ मेरे दुखी हो सकती थी, लेकिन क्या सितम था कि इस मोहब्बत से माला माल लड़की की उम्र भर की बचत हानिया की दौलत के समुंदर के सामने एक बूंद जैसी थी। अस्पताल से घर आकर भी मैं सारी रात जागता रहा। जब कोई हतमी फैसला न कर सका तो फजर के बाद आया के सामने जा बैठा। उन्हें बॉस की पेशकश के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर वो भी गूंग रह गए कि तुमने क्या फ़ैसला किया। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने मुझसे कहा, कोई फ़ैसला ही तो नहीं कर पा रहा हूँ। अगर बॉस के ऑफ़र कबूल करता हूँ तो सारे मसले हल होते हैं, लेकिन फ़ौरन ही इस कमिटमेंट का ख्याल आ जाता है जो मेरे और आशफा के हवाले से आप बुजुर्गों ने किया है। ये कमिटमेंट टूटी तो यकीनन सबको बहुत दुख होगा। मैंने परेशानी वास्ते हुए उनके सामने अपनी उंगलियां रख दी। तुम इस हवाले से बेफिक्र रहो नबील मियाँ। आशफा मेरी बेटी है, वो बहुत साबर और सार पसंद तबीयत की मालिक है। कल दोपहर ही तुम मुझसे कह रही थी कि चाची के इलाज के लिए हमें ये मकान फ़रोख्त कर देना चाहिए। मैंने इससे वादा किया था कि इसकी तजवीज़ पर गौर करूँगा। ताया बहुत हौसले से बात कर रहे थे, फिर भी मुझे अंदाज़ा था कि उसके दिल को सदमा हुआ होगा। आशफा ने उसका जिक्र मेरे सामने भी किया था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया कि मकान बेचकर सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। किराया के घरों में रहना कोई इतना आसान काम नहीं है। सर पर छत अपनी हो तो आदमी रुकी सूखी भी खाकर गुजारा कर लेता है, लेकिन हर महीने एक बड़ी रकम किराए पर देना मुश्किल होगा। आपके सर पर 3 बेटियों की जिम्मेदारी है। ऐसे में आप कहाँ किराए के घरों में ख्वार होते फिरेंगे। अम्मी के इलाज के लिए कितनी रकम दरकार हो गई, कुछ भी अंदाज़ा नहीं। मुझसे छोटे अभी 2 बाकी हैं, उनकी तलीम शादी भी करनी है। मुझे तो लगता है बास के ऊपर इनकार करने के बाद मेरी जॉब भी बाकी ना रहे। मुझे एहसास नहीं हुआ। बोलते बोलते मेरा लहजा कदरे तल्ख हो गया। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आशफा ने जो तजवीज़ दी थी वो कल के हालात के मुताबिक थी। तुम्हारे पास आज ज़्यादा और बेहतर आसान हल मौजूद है। तुम चाहो तो इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हो। ताया के स्पॉट लहजे में दिया हुआ जवाब मुझे होश में ले आया। वो मैं फ़ौरन बोला, नाराज़ मत हो ताया जान, मैं आपके मशवरे और इजाज़त के बगैर कभी फ़ैसला नहीं करूँगा। मैं नाराज़ नहीं हूँ बेटा, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ कि मौजूदा हालात में तुम्हारे लिए अपने बॉस के ऑफ़र कबूल कर लेनी चाहिए। तुम अल्लाह का नाम लेकर उन्हें हाँ कर दो। हमारी तरफ से बेफिक्र हो के हमारी तरफ से कोई शिकायत या नाराज़गी सामने आए। हमारे और आशफा के रिश्ते की बात अभी तक घर में थी, इसलिए हमारा ख्याल है कि उस बात का आशफा के मुस्तकबिल पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। मेरी बच्ची बहुत सादा और नेक तबीयत की मालिक है, लेकिन अल्लाह ताला उसके लिए कोई और अच्छा इंतज़ाम कर देंगे। इंशाल्लाह। ताया के बेहद रसा से कहे गए जुमलों के अख्ताम पर मैंने ज़ेरे लब कहा और हल्का फुल्का सा हो गया, जैसे कोई भारी बोझ मेरे निशानों से हटा दिया गया। हाँ, बास को होने के लिए हाँ करते हुए मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो शादी के लिए इतनी जल्दी करेंगे। उन्होंने हफ्ता भर बाद ही शादी अंजाम देने का फैसला सुना डाला, बकौल उनके कि अब उनसे हानिया की वैरान ज़िंदगी देखी नहीं जाती। वो चाहते हैं कि उनकी भतीजी जल्द से ज़िंदगी की रंगीनियों और खुशबुओं में शामिल हो जाए। मेरे बॉस इनकार की गुंजाइश नहीं थी। मेरे हाथ के साथ ही बॉस ने अम्मी के इलाज के सिलसिले में भरपूर ताउन शुरू कर दिया। वो एक इंतहाई मशहूर
इनको जिस के ज़ेरे इलाज किया इनको नुमाया अफाका हुआ था, यहाँ तक कि वो इस लायक हो गई थी कि 1 घंटे के लिए ही सही मेरी शादी में शिरकत कर सकती थी। इस मौके पर मैंने अम्मी की आंखों में खुशी की बजाय उदासी के रंग देखे थे। तीता सभी बहुत उदास थे, आशा की बजाय किसी और को मेरी दुल्हन के रूप में देखना इन सबके लिए एक इम्तिहान था, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि कोई खुलकर इजहार नहीं कर सकता था। ताया की पूरी फैमिली ने शिरकत की। आशफा समेत शादी में ताया का रवैया ज़रा खींचा हुआ था, लेकिन सब अच्छा बर्ताव कर रहे थे और मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। यहाँ तक कि आशफा ने भी अपने दिल का गम चेहरे पर आने नहीं दिया और होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट ली। शादी की तरकीब में शिरकत शरीक हुई। ताया जान ने इस बारे में बिल्कुल ठीक कहा था, आशफा सब्र और एहसार पसंद लड़की है। वो मेरे साथ रोई नहीं और ना ही ये रास्ता बदलने को बेवफाई के ताने दिए और यूँ हो गई कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे दिल की बेचैनी कह रही थी कि बहुत महंगा सौदा किया है मैंने। शहर के मशहूर डिज़ाइनर के तैयार करदा कीमती जोड़े में मलबूस हीरे ज़ेवरात में दमकती सानिया मेरे पल्लू में बैठकर भी मेरे दिल को इस तरफ नहीं खींच रही थी जिस तरह इधर उधर मेहमानों के गिर्द घूमती हुई अशफा की तरफ खींचा जा रहा था। शादी की तरकीब में शहर के बहुत मुअज़्ज़िन ने शिरकत की थी। मुझे भी बॉस ने इजाज़त दी थी कि जिसे चाहो इनवाइट कर लो, लेकिन मैंने चंद करीबी रिश्तेदारों को बुलाए थे। रुखसती का वक्त आया तो दुल्हन की बजाय दूल्हे की रुखसती अमल में आई। इस बॉस ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरी ख्वाहिश है मेरे घर वालों के लिए बेहतरीन घर का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, लेकिन मैं इन्हें अपने साथ हानिया की कोठी में नहीं रख सकूँगा। रुखसती के बाद मैं और हानिया सजी सजाई बड़ी सी कीमती कार में जैसे बावर्दी शोफर चला रहा था बावर्दी शोफर चला रहा था हानिया की कोठी पहुंच गए। हमारी गाड़ी के सामने ही बास की गाड़ी पहुंच में आकर रुकी। उस गाड़ी में इनके साथ इनकी मिसेज और एक लड़की बेटी जिया थी। हानिया के मुकाबले में जिया एक बेहद हसीन लड़की थी, जिसके होठों पर खिड़की मुस्कुराहट उसके खुशमिजाज होने का पता दे रही थी। शायद इसलिए वो हानिया जैसी अंदाज़ा दौलत की मालिक नहीं थी। जिया ने हानिया को गाड़ी से उतार कर अंदर ले जाने का सहारा दिया। वो और उसकी मिसेस रुकी रही, इसलिए मुझे भी रुकना पड़ा। मेरी लाडली भतीजी तुम्हारे हवाले है नबील। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका हर तरह से ख्याल रखोगे और इसकी हर गलती को कंधा पेशानी से नज़रअंदाज करोगे। आज से ये घर तुम्हारा और हानिया का है। हर काम के लिए मुलाजिम मौजूद है, तुम्हें यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। मैं इन सब के बदले में बस यही चाहता हूँ कि हानिया को तुम्हारी तरफ से तकलीफ ना हो। और उसके लहजे में हकीकी बात की झलक मौजूद थी, अलबत्ता उनकी मिसेस के अंदाज में कदरे बेनियाजी और बेजारी थी। आप फिक्र रहें सर, मैं हानिया का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं उन्हें यकीन दहानी कराया था कि जिया वापस आती। उसके चेहरे पर मुस्तकिल रहने वाली मुस्कुराहट कुछ फीकी महसूस हो रही थी। अब बाबा को सर क्यों कह रहे हैं? अब आप उन्हें अंकल बोलें, क्योंकि अब आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। जिया ने मुझे टोका तो उसके लबों की मुस्कुराहट वापस आ गई। जिया बिल्कुल ठीक कह रही है नबील, अब तुम्हें हानिया की तरह मुझे अंकल कहना चाहिए, बॉस ने कहा। जी जैसे आपकी मर्ज़ी। मैंने फ़ौरन फर्माबरदारी का मुज़ाहरा किया। बॉस एंड फैमिली को रुखसत करने के बाद मैं अंदर आया तो दिल में ख्याल आया कि आशफा की मोहब्बत को भूलकर हानिया को वो सब कुछ दूँगा जो उसका हक़ है। अंदर आते ही एक मुलाज़िमा ने मेरी बेडरूम तक रहनुमाई की थी। कीमती फर्नीचर और डेकोरेशन खुशी से सजा बेडरूम इस वक्त बेहद खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था, लेकिन इस मंजर में दुल्हन कार मौजूद थी। मैंने सोचा वो शायद वाशरूम में हो। चनाचा खुद सोफे पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 10-12 मिनट बाद वाशरूम का दरवाज़ा खुला और वहाँ से हानिया बरामद हुई। उसे देखकर मेरा मुँह खुला का खुला रह गया। इस दुल्हन की सारी सज-धज गायब थी। वो नहाई धोई कॉटन के आरामदाह नाइटी में मेरे सामने इस तरह मौजूद थी कि मेरी तरफ उसकी ज़रा भी तवज्जो नहीं थी। वाशरूम से निकलने के बाद उसने ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद ढेरों ब्यूटीएस और बोतलों में से एक ट्यूब मुंतखब की और इसमें से क्रीम निकाल कर अपने चेहरे और हाथों पर मसाज करने लगी। इस अमल से फारिग होने के बाद वो मेरी तरफ नगाह गलत डाले बगैर एक निहत्था दरवाज़ा खोलकर दूसरी तरफ चल गई। मैं हानिया को देखता ही रहेगा। हाँ, ऐसा सलूक तो कभी किसी दुल्हन ने अपने दूल्हे के साथ ना किया हो। मैं कुछ देर मजबूत सा बैठा रहा गया। बॉस ने तो मुझसे अपनी भतीजी को खुश रखने की फरमाइश की थी, लेकिन भतीजी सबर ने तो मुझे कतई नज़रअंदाज कर दिया था। उसके इस अंदाज पर मुझे तौहीन का भी एहसास हो रहा था। इससे कबल मुझे ये एहसास मुझतक करने लगता। मुझे अपनी मजबूरियों के साथ साथ बॉस की बातें भी याद आ रही थी। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि हानिया अपने वालिद की डेथ के बाद से मुसलसल डिस्टर्ब है। वो अपने वालिद से इतनी मोहब्बत करती थी कि उन्हें इस मौके पर मिस किया होगा।
अब ये मेरा काम था कि उसे इस डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करता, हानिया के लिए अपने दिल में हमदर्दी के जज्बात महसूस करता हुआ अपनी जगह से उठा और इस दरवाजे की तरफ बढ़ा जिसके पीछे वो गायब हो गई थी। दरवाजे के करीब पहुंचने पर मुझे एहसास हुआ, उसकी सिस्टर की आवाज़ें सुनाई दी और जज्बा हमदर्दी और गहरा हो गया। मैंने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला। कमरे में ज़्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन दीवारों में जुड़े बुक शेल्फ पर फ़ौरन नज़र आ गया। मुझे याद आया हानिया के मतलब मालूमात फराहम करते हुए बॉस ने मुझे बताया था कि हानिया किताबों की बहुत रसिया है और घर में मौजूद अपने जहाँ वो इतना ज़्यादा वक्त गुजारती थी कि उसके वालिद ने उसके आराम के ख्याल से वहाँ एक सोफ़ा कम बेड लगवा दिया था। मैंने दरवाजे को कुछ और धकेला तो मुझे वो सोफ़ा कम बेड और उस पर मौजूद हानिया दोनों नज़र आ गए। हानिया के हाथों में एक तस्वीर थी जिसे देखते हुए वो इतनी शिद्दत से रो रही थी कि उसे मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं हो सका। मैं समझ गया था कि ये तस्वीर उसके वालिद की है, यानी मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त था कि वो अपनी ज़िंदगी के इस अहम मौके पर वो अपने वालिद को याद कर रही है और डिप्रेशन का शिकार है। दिल में हमदर्दी का जज्बा ये दबे कदमों से आगे बढ़ा और आहिस्ता से उसका नाम पुकारते हुए उसके बराबर में बैठ गया। मेरा इरादा था कि उसके पहलू में बैठकर उसे अपने बाजुओं में समेट लूँगा और उसके साथ उसका गम बांटूँगा, लेकिन वो मेरी आवाज़ सुनकर उछल कर खड़ी हो गई जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। हाथ में पकड़ी तस्वीर को उसने अपने सीने से लगा लिया था। मेरा उसे खुद में समेटने के लिए उठा बाजू हवा में ही मुअल्लक हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिला इजाज़त में यहाँ आने की? पूरी झटके से संभलने के बाद वो बेहद तैश के आलम में चलाई। मैं तुम्हारा शौहर हूँ हानिया, और मुझे हक है कि मैं किसी भी किस्म की इजाज़त के बगैर तुम्हारे पास आ सकूँ। उसका अंदाज़ बुरा लगने के बावजूद मैं नरम लहजे में उसे एहसास दिलाया। किसी गलतफहमी में मत रहना मिस्टर, ये मेरा घर है और इस पर सब मेरा हक है। यहाँ रहने वाले फ़र्द को मेरी मर्ज़ी के मुताबिक रहना होगा। जिसे कबूल ना हो वो यहाँ से जा सकता है। शोला अफशा लहजे में बोलती हुई वो कहीं से भी एक कम उम्र लड़की नहीं लग रही थी। मुझसे इतनी तौहीन ना हो सकी और उठकर बाहर चला गया। तौहीन का एहसास इतना शदीद था कि मैं बेडरूम में भी ठहर ना सका और बाहर निकलकर लॉन में आ गया। मेरे बस में होता तो हानिया और उसकी कोठी को लानत भेजकर निकल जाता, लेकिन मेरे पाँव में मजबूरी की बेड़ियाँ पड़ी थी। मैं बहुत देर तक लॉन में टहलता रहा और आखिरकार खुद को ये बात बावर कराने में कामयाब हो गया कि अगर मुझे अपनी अम्मी का बेहतरीन इलाज करवाने के साथ साथ अपने बहन भाइयों का मुस्तकबिल संवारना है तो इस बदमजाज और बददिमाग लड़की को बर्दाश्त करना होगा और होशियारी से काम लेना तो चंद साल में इतना समेट सकता था कि हानिया को छोड़कर भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था। हानिया की दौलत के सहारे मेरा मुस्तकबिल संवर जाता था और उसकी बदमिजाजी सहने की चंद साल मशक्क़त का ज़ाला भी हो सकता था। मैं अपनी पसंद के हिसाब से फ़ैसला कर चुका था। मेरा खोलता हुआ दिमाग मूल पर आ गया था और बड़े इत्मीनान से जाकर सजे सजाए बेड पर बना दुल्हन के लंबे तान कर सो गया। इंसान का मुकद्दर कभी उसके सोचे समझे फ़ैसलों के ताबे नहीं होता। इस बात का इल्म मुझे अगले रोज़ ही हो गया था। दूसरे रोज़ दोपहर के बाद बॉस साहब की फैमिली दोबारा कोठी पहुंच चुकी थी। मैं क्योंकि सुबह के करीब ही सोया था इसलिए दोपहर तक सोता रहा। नहा धोकर नीचे पहुंचा तो बॉस और उनकी फैमिली से मुलाकात हो गई। हानिया भी कॉटन के स्टाइलिश सूट में हल्के मेकअप के साथ वहाँ मौजूद थी। हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक किया जा रहा था जैसा किसी नए शादीशुदा जोड़े के साथ किया जाता है। मैं देख रहा था हानिया ये सब कबूल कर रही है और इसके अंदाज में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे देखने वालों को ये अंदाज़ा हो सके कि कल रात वो अपने मजाजी खुदा के साथ कैसा तौहीन हमें सलूक कर चुकी है। मैंने भी इस चेहरे पर खुशी और इत्मीनान का नकाब चढ़ा लिया था। शाम तक बॉस और उसकी फैमिली हमारे साथ रही। फिर बॉस ने खुद ही हुक्म दे दिया कि मुझे और हानिया को अपने घर वालों से मिलने के लिए जाना चाहिए। हानिया ने यह हुक्म खंदा-पेशानी से कबूल कर लिया। बॉस की फैमिली और हम लोग आगे पीछे ही रवाना हुए। गाड़ी चलते ही हानिया के चेहरे पर मौजूद खुशी अखलाकी की जगह संजीदगी और बेजारी ने ले ली। मैं बहुत थक गई हुई हूँ इसलिए 15 मिनट से ज़्यादा हमारे घर पर नहीं ठहर सकूँगी, हानिया ने फैसलाकुन लहजे में कहा। ठीक है, तुम ड्राइवर के साथ वापस आ जाना, मैं वहीं रुक जाऊँगा। उसका अंदाज़ बुरा लगने के बावजूद मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। बाकी का सफ़र खामोशी से तय हुआ। घर पहुँचने पर दरवाज़ा छोटे भाई अकील ने खोला। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेहमान आए हुए हैं। डाइनिंग रूम से बातों की आवाज़ आ रही थी। ताया की फैमिली आई हुई थी, मगर आशिफ़ा नज़र नहीं आ रही थी। इन लोगों ने मुझे किचन की खिड़की से देखा तो खुश हो गए और एक साथ बुलंद आवाज़ में सलाम किया और ताया भी रूम से बाहर आ गए। ताया अपने साथ मुझे और हानिया को भी रूम में ले आए जहाँ 2 हज़रात और बैठे थे जिनको मैंने सलाम किया और हाथ मिलाया। ताया जान ने मुझे बताया ये वही हज़रात है जो आशिफ़ा का रिश्ता लेकर काफ़ी अरसे से ख्वाह हैं। हमारी तरफ से इनकार के बावजूद भी इनकी तरफ से सराहना जारी है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि सादगी से रस्म अदा हो जाए और आपस में मशवरा करके शादी की तारीख मुकर्रर कर दी जाए। मैं जो सोच रहा था कि हानिया के साथ मुश्किल के चंद साल गुजारने के बाद दोबारा आशिफ़ा के पास लौट आऊँगा, पहले ही मरने पर मायूसकुन खबर सुनकर सख्त हो गया। ये बिल्कुल मुनासिब फ़ैसला है। मेरे ख्याल में किसी तख़ीर के बगैर आशिफ़ा को यहाँ बुलाओ और ये फरीज़ा अंजाम दे डालो। नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। मेरी खामोशी को फ़ौरन अम्मी की आवाज़ ने तोड़ा। इसके बाद वहाँ हलचल सी मच गई। आशिफ़ा की बहनों ने आशिफ़ा को घेरे में ले लिया।
आशिफ़ा ने गुलाबी रंग का कढ़ाई वाला सूट पहन रखा था। गुलाबी जोड़े में आशिफ़ा की गुलाबी रंगत दमक रही थी। लिपस्टिक के सिवा कुछ नहीं था, फिर भी वो इतनी हसीन लग रही थी कि हानिया की कल की तैयारी उसके सामने बेकार थी। हाथ आशिफ़ा को इस नौजवान के बराबर में बैठा सोफ़े पे बैठा दिया गया। लड़के की तरफ से आई हुई ख़वातीन और आशिफ़ा की फ़ैमिली हरकत में आ गई। मिठाई और फलों से भरे टोकरे पहले ही मेरी नज़र में आ चुके थे। बाद में अंदाज़ा हुआ कि लड़के वाले मुकम्मल तैयारी के साथ आए हुए हैं। लड़के की वालिदा ने आशिफ़ा को सोने की अंगूठी पहना दी और ताई जान ने लड़के के हाथ में लिफाफा थमा दिया। पूरे घराने से लग रहा था कि बहुत अच्छी और मज़बूत फैमिली है। असूलन मुझे भी खुश होना चाहिए था कि आशिफ़ा को इतना अच्छा घराना मिलने वाला है, लेकिन मेरा दिल काबू में नहीं था और आशिफ़ा के किसी और का होने का ख्याल मुझे तकलीफ़ दे रहा था। हानिया भी बेजारी से ये सब देख रही थी। आखिर उसने मुझे चलने का इशारा किया। मैं जो देर तक घर वालों के साथ रुकने का इरादा करके आया था, खुद भी मज़ीद ना बैठ सका और हानिया की तकन का बहाना वापसी के सफ़र में भी हमारे दरमियान खामोशी रही, लेकिन मुझे इस खामोशी से क्या फ़र्क पड़ता था। मेरे अंदर तो अपने हंगामा मचा हुआ था। शब रोज़ भरी बेचैनी के आलम में गुजर रहे थे। आशिफ़ा की रुखसती सिर्फ 10 दिन बाद तय पा चुकी थी। मुझे अंदाज़ा था कि ताया की फ़ैमिली के लिए इतनी जल्दी इंतजाम करना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने खराजात के लिए उन्हें मकबूल रकम पेश की, लेकिन मगर उन्होंने ये कहकर कबूल करने से इनकार कर दिया कि लड़के वालों ने जहेज़ के लिए निकाह लेने से भी इनकार कर दिया है। बस उनकी तरफ से असरार है कि सादगी से मस्जिद में निकाह पढ़ाया जाए। ताया ने यह भी बताया कि लड़का आशिफ़ा को अलग घर में रखेगा, जो उसे उसके वालिदैन ने दिलवाया है। मुझे इन लोगों की सादा-दिली पर हैरत हुई और खुद पर थोड़ा दुख भी कि मैं ताया के किसी काम ना आ सका। अपनी इस टूटी-फूटी ज़िंदगी को सहारा देने के लिए मैंने 2-3 बार हानिया की तरफ पेशकदमी भी की, लेकिन उसने मुझे हर बार धुतकार दिया और हानिया ने साफ अल्फाज में बता दिया है कि उसने अपने अंकल के कहने पर शादी की है, वरना उसे मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है। हानिया के इस रवैये के बाद मेरे पास सिर्फ 2 ही मसरूफ़ियात रह गई थीं, अम्मी के इलाज के अलावा भाग-दौड़ करना और ऑफ़िस के मामलात देखना। ऑफ़िस में अब मेरा मुकाम तब्दील हो गया था। कल तक मैं जिन लोगों का कलीग था, आज वो मुझे बॉस की हैसियत से इज़्ज़त देने लगे थे। मुझे जैसे मामूली हैसियत के शख़्स ने सारी ज़िंदगी में नाकामी के बाद इस इज़्ज़त पर ही कनात कर ली थी। मुझे कौन-सी हानिया से मोहब्बत थी कि मैं इसके क़ुर्ब के लिए तरसता। हाँ, दिन-रात में इस फ़िक्र में रहता कि जल्द अज़ जल्द ज़्यादा माल समेट सकूँ और इस रिश्ते से निजात पाऊँ। हानिया के अंकल मुझ पर मेहरबान थे। मैंने उन्हें हानिया के रवैये के बारे में कुछ नहीं बताया था और उन्होंने भी मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी जिससे ये अंदाज़ा होता कि वो मेरी और हानिया की शादी से मुतमिन नहीं है। वो मुझे अपने दामाद की तरह इज़्ज़त देते रहे थे। मुझे कभी-कभी शक होता था कि हानिया किसी और को पसंद करती है, लेकिन ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था। मैंने जब भी उसे देखा तो घर पर ही मौजूद देखा और ना ही वो फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल करती, जिससे मेरा शक यकीन में बदले। इस रोज़ जब मैं ऑफ़िस से जल्दी घर आया तो हानिया किसी से फ़ोन पर दुबई के 2 एयर टिकट की बात कर रही थी। पल भर के लिए मुझे ये खुशफ़हमी हुई कि दूसरा टिकट मेरे लिए होगा, लेकिन मेरे सामने ही पल भर के लिए मुझे खुशफ़हमी हुई कि दूसरा टिकट मेरे लिए होगा, लेकिन मेरे सामने ही हानिया ने अगली कॉल अपनी कज़न जिया को की और उसे इत्तला दी कि वो उसके साथ दुबई जा रही है। तुम दुबई जा रही हो? मैंने तुम्हें बताया था कि आशिफ़ा की शादी है, तुम शादी में शिरकत के बाद भी जा सकती हो। हानिया फ़ोन से फ़ारिग हुई तो मैंने इतराज़ किया, तुम्हारी कज़न की शादी तुम्हारा मसला है, तुम शौक़ से शिरकत करो, गिफ्ट के लिए जितनी रकम चाहिए ले लो, लेकिन मुझसे फ़िज़ूल मुतालबात करने की कोशिश मत करो। हानिया ने उखड़े हुए लहजे में जवाब दिया। इसके ऐसे अंदाज़ मुझे तमतमाने पर मजबूर करते थे, लेकिन उसकी दौलत ने मेरे हाथ-पाँव बाँध रखे थे और मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हानिया दुबई रवाना हो गई। मुझे अपने घरवालों के सामने झूठ बोलना पड़ा कि हानिया एक बिज़नेस डील के सिलसिले में दुबई गई है और मैं अम्मी के इलाज और आशिफ़ा की शादी की शिरकत की वजह से जा ना सका। किसी न किसी तौर बात बन गई। घर वालों ने भी मेरा भरम रखने के लिए ये अज़र रख लिया। पहली बार हानिया ने मेरे घरवालों से बहुत बेज़ारी से मिलने की कोशिश की थी, मगर फिर कभी मेरे घर जाने की भी ज़हमत ना की और ना मेरी फ़ैमिली को अपनी कोठी पर मदऊ किया। आशिफ़ा फ़रारी हो गई। अम्मी का इलाज जारी रहा। इलाज के लिए मिलने वाली रकम के अलावा मैंने चंद लाख होशियारी से अपने अकाउंट में मुंतकिल कर लिए थे। उम्मीद यही थी कि चंद साल में माल बनाने में कामयाब हो जाऊँगा। हानिया के अंकल मुझ पर अंधा एतमाद करते थे और मैं इनका एतमाद का फ़ायदा उठा रहा था। अब मैंने अमीर लोगों के तौर तरीके भी अपनाना शुरू कर दिए थे। हानिया की गैर मौजूदगी में बिल्कुल आज़ाद था, इसलिए ऑफ़िस के बाद मेरा वक़्त क्लब में गुज़रता था और शब भर आवारागर्दी में। इस रात भी मैं कोई 2 बजे वापस आया और मैंने शराब भी पी रखी थी, लेकिन इतनी मकदार में नहीं कि होश ना रहे। मुलाज़िमा ने हस्बे मामूल मुझे खाने के लिए दरियाफ़्त किया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और सिर्फ़ कॉफ़ी की फ़रमाइश की। ओके सर, अब मैं अभी 10 मिनट में बनाकर लाती हूँ। और सर, आज शाम हानिया बीबी की सहेली का ड्राइवर ये ड्राइव देकर गया है। कह रहा था कि हानिया बीबी भूल गई थी। मुलाज़िमा ने
वापस पढ़ते हुए कहा, ठीक है। मैंने मुलाज़िमा को मुख्तसर जवाब दिया और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। यकायक मुझे ख़्याल आया, हानिया की शख्सियत के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। ये डायरी पढ़कर चनाचा मैंने फ़ौरन ही डायरी खोल कर पढ़ने लगा। इब्तदाई चंद सफ़ों के बाद ही हानिया के राज खुलना शुरू हो गए। काफ़ी सर मेरी मेहनत की को मुलाज़िमा की आवाज़ ने तोड़ा। मैं जो कि मुलाज़िमा की तरफ मुतवज्जो हुआ। मैंने बहुत दिल लगा के आपकी पसंद के मुताबिक काफ़ी बनाई है, पीना मत भूलिएगा। मुलाज़िमा ने काफ़ी का मगम साइड टेबल पर रखते हुए कहा। वह तकरीबन 30 साल की एक खुश इतवार खातून थी, जो कि जिसे खोटी के दीगर मुलाज़िमों के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत हासिल थी। इसलिए जब वो बात करती थी तो उसके लहजे में एक ख़ास एतमाद होता था। डोंट वरी, तुम्हारे हाथ की बनी हुई काफ़ी मैं खुद भी मिस करना पसंद नहीं करूँगा। डायरी के मंदरजा जात मनजात ने अगरचा मेरे ज़हन को मुंतशिर सा कर दिया था, फिर भी मैंने कुछ अखलाक़ी से जवाब दिया। मुलाज़िमा वापस चली गई तो मैं भी डायरी की तरफ मुतवज्जो हो गया। डायरी पढ़ते हुए मैं काफ़ी की चिप्सियाँ भी लेता रहा। डायरी क्या थी, बस इंकशाफ थे। इब्तदाई सफ़हात में हानिया ने अपने वालिद के इंतकाल के बाद खुद पर गुजरने वाली कफ़ियात का जिक्र किया था। उसने जो कुछ लिखा था, इससे अंदाज़ा हो रहा था कि हानिया अपने वालिद से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। दर्द व अलम से भरे इन अयाम के बाद फ़ुरक़ान नामी लड़के का तज़किरा करने आने लगा। फ़ुरक़ान उसके डैडी के दोस्त का बेटा था, जिसने हानिया को गम व सदमे से निकाल कर दोबारा ज़िंदगी में शामिल होने का हौसला दिया। फ़ुरक़ान की इस तवज्जो ख़लूस ने हानिया को इस कदर मुतासर किया कि हानिया उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई। इस मोहब्बत में इतनी शिद्दत थी कि वह दोनों तमाम हदें पार करने चले गए और नतीजा वही निकला जो निकलना चाहिए था। इससे कबल हानिया इस सिलसिले में फ़ुरक़ान से कोई बात कर पाती कि हानिया की ज़िंदगी में दूसरा बड़ा हादसा आगे पेश आया। फ़ुरक़ान एक रोड एक्सीडेंट में इसकी ज़िंदगी की बाजी हार गया। ज़ाहिर है दूसरे सदमे ने हानिया को दीवाना कर दिया, लेकिन अपनी तबीयत की ख़राबी ने हानिया को ज़्यादा दिन दीवानगी ना दिखाने दी। अपनी कज़न और हमराह सहेली जिया के ज़रिए ये खबर उसने अपनी आंटी को दी। हानिया अपने मोहब्बत की निशानी मिटाने के लिए तैयार ना हुई। चाचा तय ये पाया कि ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए कोई उल्लू तलाश किया जाए। ज़ाहिर है ऐसा उल्लू वही आदमी बन सकता था जिसे उसकी ज़रूरतों और मसाइल ने मजबूर कर रखा हो। बॉस ने लाडली भतीजी का गुनाह छिपाने के लिए तलाश शुरू कर दी और बड़ी आसानी से मुझे पा लिया। इत्तेफ़ाक से मेरा नाम भी हानिया के आशिक़ के नाम से मिलता था, इसलिए हानिया ने मेरे इंतख़ाब पर महज तस्दीक सबक कर दी। इस तरह होने वाले बच्चे को वही मिलता जो उसके असल बाप का था। दौलत से ख़रीदे गए नमाशी शोहर के साथ वही सलूक करती थी जो उसके ख़्याल में दुरुस्त था, क्योंकि इस तरह वो अपने महबूब से वफ़ा निभा रही थी। इस सारी तफ़सीलात को पढ़कर समझ गया था कि वो स्टडी में बैठकर जिस तस्वीर को सीने से लगाकर रोती है, वो इसके बाप की नहीं बल्कि महबूब की होगी। सारी सूरत-ए-हाल समझकर मेरा खून बुलंद फ़िशार होने लगा कि किस चालाकी से इन लोगों ने गेम खेला था और कितनी आसानी से मरे हुए आशिक़ की निशानी को ज़र ख़रीद ग़ुलाम खान शोहर का नाम देने का इंतज़ाम कर लिया था। वो पैसे वाले लोग थे, कुछ भी कर सकते थे। मुझे तो उल्लू बनाए जाने पर गुस्सा आ रहा था कि अगर उन्हें ऐसी ही कोई डील करनी थी तो फ़ेयर तरीके से करते। हो सकता था हकीकत जानने के बाद मैं बिकने को राज़ी हो जाता, लेकिन इस सूरत-ए-हाल में मैं अपनी सही कीमत तो लगा सकता था। यहाँ तो सारा सौदा उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया था। गुस्से की कैफ़ियत में मैं उठकर कमरे में टहलने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था तो बॉस का नंबर मिला दिया। क्या बात है नबील, इतनी रात को कैसे फ़ोन किया? उन्होंने कई घंटियों के बाद फ़ोन रिसीव किया। रात हो गई तुम्हारे लिए, मेरी आँखें तो अभी खुली हैं। मैंने बिगड़े हुए लहजे में बदतमीज़ी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बॉस ने हैरत से कहा, मेरी तबीयत ठीक है, मैं तुम्हारा और तुम्हारी भतीजी का दिमाग ठीक करना चाहता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं अपने साथ किए गए इतने बड़े धोखे को हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। मैं इतनी ज़ोर से दौड़ा कि मेरे गले में ख़राश पड़ गई और मैं मज़ीद गुफ्तगू जारी ना रख सका। असाब पर बहुत देर से हमला करती धुंध अब बुरी तरह गालिब आने लगी थी। इस धुंध ने कुछ इस तरह मुझे अपनी लपेट में लिया था कि मैं ज़रा सी देर में होशो-हवास से बेगाना हो गया था। दोबारा मेरी आँख चेहरे पर पड़ने जाने वाले यख़बानी की वजह से खुली। कुछ पल के लिए तो मेरी समझ में कुछ न आया और मैं टुकर-टुकर इन पुलिस वालों को देखने लगा जो मेरे इतराफ़ खड़े हुए थे। इन पुलिस वालों के दरमियान मुझे बॉस का चेहरा भी दिखाई दिया। उनके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गहरे गम के असरात थे। हथकड़ियाँ लगाओ इसे। मुझे होश में देखकर पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने महतात को हुक्म दिया, लेकिन किस जुर्म में? मैं हथकड़ी लगाने पर मज़ाहमत करने लगा। मुझे याद आया रात में मैंने सोने से पहले बॉस से कुछ बदतमीज़ी की थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो मुझे हथकड़ी लगवा देते। ये सब क्या है अंकल? आप मुझे अरेस्ट क्यों करवा रहे हैं? घर की बात तो घर में ही तय हो सकती थी। मुझे मालूम था मैं किस ख़बीस का आदमी हूँ।
किस हैसियत का मुझे मालूम था मैं किस हैसियत का आदमी हूँ, मेरे चाचा ससुर की क्या हैसियत है, इसलिए मुझे फ़ौरन ही वो फ़ाहमत पर उतर आया है। बकवास बंद कर कमीने, तुझे अपनी भतीजी का कत्ल किसी सूरत माफ़ नहीं कर सकता। मुझे माफ़ नफ़रत भरी नज़रों से घूरते हुए वो ज़ोरदार से दहाड़े तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। हानिया तो दुबई में थी और यहाँ मुझ पर उसके कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। मैंने इस सिलसिले में सब कुछ शाये की कोशिश की और बहुत चीखा पुकारा, लेकिन पुलिस मुझे घसीटते हुए बाहर ले गई। हवालात के फर्श पर पड़ा मैं बुरी तरह करा रहा था। हानिया लाने के बाद मेरी खूब पिटाई की गई। यहाँ मुझ पर इस हकीकत का इंकशाफ हुआ कि आज सुबह सवेरे हानिया दुबई से वापस आ गई है। मुझ पर इल्ज़ाम था कि मैंने शदीद इश्तिहार और नशे में की हालत में उसे छुरी से वार करके कत्ल कर दिया, क्योंकि मेरे इल्म में ये बात आ गई थी कि मेरी नौबहता दुल्हन 3 महीने की हमला है और किसी का गुनाह मेरे सर थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं पुलिस वालों से लाख कहता रहा कि मेरा हानिया के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो आज वो वापस आने वाली है, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मुझे नहीं मालूम कि मेरे घर वालों को इन हालात का इल्म था या नहीं, क्योंकि यहाँ मुझसे मिलने कोई नहीं आया था। दिन भर में अपनी चोटों को सुलाता रहा और फिर भूखा प्यासा फर्श पर पड़ा रहा। रात 10 बजे जब हवालात की नफरी कम हुई तो पहरे पर मौजूद एक सिपाही ने इशारे से मुझे अपने करीब लाया। मैं हैरान सा सलाखों के करीब पहुंच गया। तुम्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है शहजादे। तुम्हारे घर से एक बुजुर्ग तुमसे मिलने आए थे, लेकिन तुम्हारे चाचा ससुर की तरफ से सख्त हदायत है कि तुमसे किसी किस्म की रायत ना की जाए। तुम्हारे खिलाफ बड़ी सख्त FIR कटवाई गई है और कल अदालत में पेश करने के लिए बड़े पक्के सबूत और गवाह तैयार किए गए हैं। समझो कि तुम पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। सिपाही धीमी आवाज़ में मुझे मनहूस खबरें सुनाने लगा, लेकिन इसका अंदाज हमदर्दी और अपनायत लिए हुए था, इसलिए मैंने भी इसके सामने दिल की भड़ास निकाल दी। लगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही संतरी बादशाह, ये मेरी साथ क्या हो रहा है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरी बीवी घर आ चुकी है। इन लोगों ने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। मैं गरीब इंसान हूँ और ये लोग अमीर लोग हैं। मैं तो इनके मुकाबले में अपना बचाव भी नहीं कर सकता। मैं सिपाही की हमदर्दी पाकर रो पड़ा। बचाव की एक ही सूरत निकल सकती है, तुम्हारे लिए चाहो तो इससे फ़ायदा उठा सकते हो। सिपाही ने सरगोशी की तो मैं कवका उसकी सूरत देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो भूखे भोले कबूतर। कल अदालत में हाजिरी के वक़्त ज़रा होशियार रहना, वक़्त वहाँ बहुत कुछ होने का इम्कान है। सिपाही ने आँखें दबाकर मुझसे कहा तो पूरी बात समझ न आने के बावजूद मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मैं वज़ाहत तलब नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। तफ़सील कल ही पता लगेगी तुम्हें, अभी तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने-पीने का बंदोबस्त करता हूँ। वो वहाँ से चला गया। उसकी वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। खाने में वो मेरे लिए तंदूरी रोटी और निहारी लाया था। मेरा सारा दिन का भूखा था। चनाचा खाना भी खूब डटकर खाया। खाने के बाद दूध पत्ती चाय के ने मज़ा दोबाला कर दिया। सिपाही ने मुझे दर्द की 2 गोलियाँ दी। इसके हम नसब साथी सब देख रहे थे कि और किसी ने दखलंदाजी भी नहीं की, क्योंकि थाना करचल में ये आम सी बात थी कि गिरफ्तारशुदा शख्स या उसके क़ारिब की तरफ से खुला खर्चा पानी मिलने पर सिपाही हर तरह की सहूलत फराहम कर देते थे। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ये सहूलतें किसके कहने पर एमा फराहम की जा रही हैं। मैं बस उलझा सा फ़ायदा उठा रहा था। पेट में गज़ा गई और दिल रद्दशुदा गोलियों ने असर दिखाना शुरू किया तो मुझे नींद का गलबा होने लगा। मैं नंगे फर्श पर लंबी तान कर सो गया। सुबह उठा तो खुद को ताज़ा दम महसूस किया। नाश्ते में मुझे स्याही माहिर चाय और 2 पापे थमाए गए और फिर अदालत जाने का वक़्त आ गया। बारी आने पर जब अदालत में मेरे केस की सुनवाई शुरू हुई तो वाक़यात को कुछ इस तरह से सामने लाया गया। मालिका कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर होल्डर सलमान साहब बॉस ने मुझे एक शरीफ और मेहनती नौजवान समझकर अपनी लौती भतीजी हानिया का शौहर मुंतखब किया था। उन्हें उम्मीद थी कि मैं उनकी भतीजी का ख्याल रखूँगा, लेकिन बाद में हालात मुख्तलिफ तरीके से सामने आए और उन्हें अंदाज़ा होने लगा कि मैं एक लालची इंसान हूँ जो वालदा की तबीयत बीमारी के अलावा भी मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने अकाउंट में रकम मुंतकिल कराऊँ। रकम की मुंतकिल वाली बात दुरुस्त थी, जिसका मैं इनकार नहीं कर सकता था। मज़ीद जो वाक़यात बयान किए गए थे, इनके मुताबिक मेरा रवैया हानिया के साथ सर्द महरी का था, इसलिए वो दिल बहलाने के लिए अपनी कज़न जिया के साथ दुबई चली गई। बीवी की गैर मौजूदगी में मैं आवारागर्दी करने लगा। घरेलू मुलाज़िमा के बयान के मुताबिक वक़ुआ वाली रात भी मैं नशे में धुत आया था और हानिया की स्टडी रूम में जा घुसा। मुलाज़िमा के मुताबिक काफ़ी पहचाने बेडरूम में पहुंची तो उसने मुझे हानिया की पर्सनल डायरी पढ़ते हुए पाया। मुलाज़िमा के मुताबिक काफ़ी पहचाने में बेडरूम में पहुंची तो मुलाज़िमा ने मुझे हानिया की पर्सनल डायरी पढ़ते हुए पाया और मुलाज़िमा खामोशी से पलट गई।
सुबह की फ़्लाइट से आने की वापसी पर ड्राइवर उसे अब एयरपोर्ट से घर ले आया तो मुलाज़िमा ने हमारे बेडरूम से लड़ने की आवाज़ सुनी थी। उसे आनिया की 2 चीखें सुनाई दी, लेकिन वो हिम्मत ना कर सकी कि दखलअंदाज़ी कर सके। वो सोच विचार के बाद मुलाज़िमा ने हानिया के चाचा को फ़ोन किया। उन्होंने कोठी पर पहुँच कर हानिया के बेडरूम के दरवाज़े पर दस्तक दी और कोई दरजा-अव्वल न मिलने पर चाबी की मदद से दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया। लॉक खोलकर जब अंदर पहुँचा तो उन्होंने जूते समेत मुझे बिस्तर पर सोता हुआ पाया। रूम पूरी तरह बिखरा हुआ था। जब सबने स्टडी रूम में जाकर देखा तो हानिया की खून में लथपथ लाश मिली। उन्होंने फ़ौरन इलाके के थाने में फ़ोन किया, जिसके बाद मेरी गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस ने जो मेरे खून के नमूने किए थे, उससे साबित हो गया था कि मैंने शराब पी रखी थी। इसलिए कत्ल जैसी वारदात करके फ़रार होने के बजाय वहीं पड़कर सो रहा था। पुलिस ने कत्ल का महरक पेश करने के लिए हानिया की डायरी अपने कब्जे में ले ली। मैं हैरान और परेशान सब कुछ सुनता रहा और फिर अपना बयान कलमबंद करवाया। जाहिर है, पुलिस की तरफ से जिस अंदाज से केस तैयार किया गया था, अदालत ने आसानी से मेरा 1 हफ्ते का पुलिस रिमांड दे दिया। जज के इस फैसले के बाद मुझे बाहर ले जाने लगा तो रात मुझसे हमदर्दी से पेश आने वाला सिपाही मेरे साथ साथ चलने लगा। मुस्लिम को हाजत के लिए बैतुल खला जाना है। 4-6 कदम ही चलने के बाद ही उस सिपाही ने अपने दीगर साथियों से कहा। मैं इसकी तरद्दुद के लिए मुंह खोलना चाहता था कि इसने ज़ोर से मेरा हाथ दबा दिया। मेरा जिस्म यकदम अकड़ सा गया। मुझे रात वाली इसकी हदायत याद आ गई। अब मैं सिपाहियों के जुलूस में बैतुल खला जा रहा था। हवादान की सलाखें निकली हुई हैं। वहाँ से दूसरी तरफ उतर जाओ तो एक बंदा तुम्हारी मदद के लिए मौजूद है। बैतुल खला के दरवाजे तक वही सिपाही मेरे साथ आया और उसने सरगोशी से ये बात कही। मैं अंदर जाकर कुछ देर तजबज़मिश करा रहा के आया मैं इसकी बात मानूं या नहीं। आखिरकार मैंने फ़रार का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि जिस अंदाज में केस तैयार किया गया था, इससे साफ ज़ाहिर था कि मुझे फांसी पर की भरपूर साजिश की गई है। मैं पुलिस के कब्ज़े में रहा तो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर नहीं मार सकता था। अलबत्ता ये बात एक मामला थी कि मुझे फ़रार होने का मौका किसके इशारे पर दिया जा रहा है। मैं बैतुल खला के हवादान से निकलकर बाहर पहुंचा तो सिपाही के मुताबिक एक बंदा मेरे इंतज़ार में मौजूद था। उसने मुझे एक चादर ओढ़ने के लिए दी, जिसे अपने गिर्द ओढ़कर मैं आसानी से वहाँ से निकल आया। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं इस बंदे के साथ नीले रंग की गाड़ी में बैठकर रवाना हुआ तो उसने दरियाफ्त किया। तुम्हारे एक हमदर्द के पास बाकी तारुफ और मुलाकात होने पर खुद करवाएंगे, इस बंदे ने कहा और मेरे मज़ीद असरार पर कुछ बताने से इनकार कर दिया। मजबूरन मैं खामोशी से उसके साथ वाली सीट पर बैठा रहा। इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उसे गाड़ी रोकने का कहता। मुझे तो ऐसा लग रहा था फ़रार के सारे शहर की पुलिस मेरी तलाश में मामूर कर दी जाएगी और आफियत सिर्फ इस गाड़ी के अंदर है। आखिरकार गाड़ी एक मुस्तक तबके की आबादी के एक घर के सामने जा रुकी। मेरे साथ मौजूद आदमी के गाड़ी से उतरकर घंटी बजाई तो दरवाज़ा फ़ौरन खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाली एक 20-32 साल की औरत थी, जिसने शोक रंग की साड़ी पहन रखी थी। इस औरत के चेहरे पर खासा मेकअप था और बाल भी सलीके से बंधे हुए थे। इस औरत ने हमें अंदर आने का रास्ता दिया और गेट दोबारा बंद करने के बाद एक कमरे की तरफ इशारा किया। मुझे अपने साथ लाने वाला मेरा हाथ पकड़कर इस कमरे की तरफ बढ़ गया। दस्तक के जवाब में मुझे किसी धीमी आवाज़ ने अंदर आने की इजाज़त दी। मुझे अंदर जाने का इशारा करके वो आदमी खुद बाहर खड़ा रहा। मैं झिझकते हुए कमरे में दाखिल हुआ। यह ड्राइंग रूम की तर्ज पर सजा हुआ कमरा था, जहाँ मेरा सामना एक सोफे पर बैठे हुए दरमियानी जिस्म तकरीबन 55 साला आदमी से हुआ। इसका लिबास कीमती था और चेहरे पर मौजूद वक़ार से ज़ाहिर हो रहा था कि किसी ऊंची शख्सियत का मालिक है। तशरीफ़ रखिए मिस्टर नबील, मेरा नाम बस्टर जावेद मलिक है और मेरे ही कहने पर आपको अदालत से फ़रार करवाया गया और यहाँ लाया गया है। मुझे बैठने के लिए कहते हुए अपना तारुफ करवाया तो मैं चौंक गया। मिस्टर जावेद मलिक नबील मलिक के वालिद और हानिया के वालिद के दोस्त। हानिया की डायरी से हासिलशुदा मालूमात की रोशनी में मैंने उससे तस्दीक चाही। बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही हूँ नबील मलिक, मरहूम का बदनसीब बाप। उन्होंने एक सर्द आ के साथ इकरार किया। मैं समझ नहीं सका कि आपने मेरी मदद क्यों की है। मैंने झिझकते हुए सवाल किया। इंसानियत के नाते मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे की तरह एक और बेगुनाह नौजवान शैतान की साजिश के जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। जावेद मलिक ने कहा, यानी आपके इस ख्याल में हानिया के चाचा ने करवाया है ये सब? मैंने हकलाते हुए पूछा, और कौन है जिसे ये सब करने की ज़रूरत होती? उन्होंने तल्खी से जवाब दिया तो मैं सर थाम कर बैठ गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा ये सब क्या है। हालांकि ये बात बिल्कुल वाजिया थी, हानिया के चाचा को कुर्बानी के बकरे की ज़रूरत थी जो तुम्हारी सूरत में उसे मिल गया।
जावेद साहब ने कहा, क्या आप कुछ और वजाहत करेंगे? हालात ने मेरा सर चकरा दिया था, इसलिए मैंने वजाहत चाहिए। तुम ज़रा गौर गौश करो तो खुद भी बच सकते हो, लेकिन शायद इस वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं ही समझा देता हूँ। उन्होंने नरमी से जा दिया और सुगार का कश लेने के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया। मेरे दोस्त और हानिया के वालिद सुल्तान की कल जायदाद की मालिक उसकी इकलौती बेटी हानिया थी, लेकिन उसे जायदाद का मुख्तियार इस वक्त बनाया जाता जब उसकी शादी हो जाती। इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सुल्तान है, उनका भाई और हानिया का चाचा कारोबारी फैसले का अख्तियार तो रखता, मगर कुल इनकम की निगरानी मेरे ज़िम्मे है। हानिया के वालिद और मेरा बहुत अच्छा दोस्त सुल्तान ने अपनी वसीयत में वाज़िया कर दिया था कि हानिया को हर माह बड़ी रकम ज़रूर दी जाएगी, लेकिन वह मखसूस थी। शादी से पहले अगर हानिया की मौत वाक़या हो जाती तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के हवाले कर दी जाती। शादीशुदा और साहब औलाद होने की सूरत में हानिया के बच्चे उसके वारिस होते। शायद हानिया के बाप को अपने ही रिश्तेदारों से किसी किस्म का ख़तरा था, जब भी उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सोच समझ कर ये वसीयत तैयार करवाई थी। और जब हानिया के बाप का इंतकाल हुआ तो मैंने इस वसीयत पर अमल करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं इस केस का लीगल एडवाइज़र हूँ। हानिया का चाचा ये समझता था कि भतीजी की जायदाद पर उसका कोई इख्तियार नहीं। बहरहाल मेरे बेटे और हानिया की बचपन की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। हानिया के चाचा ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं हानिया की दौलत हथियाने के लिए अपने बेटे को इसके पीछे लगाया है। मैंने अपने बेटे को समझाने की भी कोशिश की कि इन दोनों का अपना फैसला था और मेरा इनमें कोई अमल दखल नहीं था, मगर हानिया के चाचा ने बात और इस रिश्ते को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिर एक रोज़ मेरा बेटा नबील मलक ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गया। वो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। बाद में मैंने तहकीकात करवाई तो मालूम हुआ हादसे से पहले नबील हानिया के चाचा के घर पर था और वहाँ उसने बहुत ज़्यादा शराब नोशी की थी। क्यों और किस लिए इसका मुझे इल्म नहीं, और ना इस बुनियाद पर मैं कोई हानिया के चाचा पर केस कर सकता था, इसलिए चुप बैठा रहा। हानिया ने नबील की मौत का बहुत ज़्यादा असर लिया और अक्सर मेरे पास आती रहती थी। एक दिन अचानक ही उसने मुझे बताया कि वो शादी कर रही है, तो मैं हैरान रह गया। लेकिन जब उसने बताया कि वो नबील की निशानी को बाइज़्ज़त तौर पर दुनिया में लाने के लिए शादी पर मजबूर है, तो मुझे भी इसके फैसले की तारीफ करनी पड़ी। मैं तुम्हारी शादी की तरकीब में शामिल था और मुझे ये मालूम हो चुका था कि तुम एक मजबूर इंसान हो। मुझे यकीन था अपने साथ धोखा होने पर भी तुम कोई बुरा कदम नहीं उठा सकते हो और मामला किसी डील से तय पाया जाएगा। लेकिन हानिया का तुम्हारे हाथों कत्ल का सुनकर मैं हैरान हो गया, और जब केस की तफसील मेरे इल्म में आई तो मैं समझ गया कि इसके पीछे शैतान की साजिश है। मैंने तुम्हें इस साजिश से बचाने का बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन ज़ाहिर है पुलिस तुम्हारी तलाश में है और जब तक तुम आज़ादाना ज़िंदगी गुजार नहीं सकोगे। तुम्हारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि तुम इस शैतान से निपटो, इससे उसका जुर्म उगलवाओ, इसलिए अपने लिए निजात पाओ। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी माली मदद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आगे सब कुछ तुम्हें अपने बलबूते पर करना होगा। मिस्टर जावेद मलिक ने साजिश के सारे ताने मेरे सामने रख दिए। हानिया के चाचा और मेरे होने वाले चाचा ससुर की सारी साजिश सामने आ जाने के बाद मैं अपने दिल में शदीद नफरत महसूस कर रहा था और चाहता था कि एक पल भी तखीर किए बगैर उसकी गर्दन नापने के लिए निकल खड़ा हूँ। लेकिन जावेद मलिक ने मुझे समझा दिया था कि जोश से काम लेने की बजाय थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करो। मैं मुनफरद मुजरिम हूँ, इसलिए बेहतर है कि दिन के उजाले में बाहर निकलने की बजाय रात की तारीकी में छुप कर निकलो। मुझे इसकी बात समझ आ गई। दिन दहाड़े मेरे लिए हानिया के चाचा के घर में दाखिल होना वैसे मुश्किल साबित होता। मेरे ख्याल में तुम्हें ये वक़्त आराम करने और आगे के प्लान करने में सर्फ करना चाहिए। थोड़ी देर में मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ मौजूद औरत तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। तुम्हें अपने काम के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत हो उसे बता देना, सारा बंदोबस्त हो जाएगा। सोच विचार के बाद उन्होंने कहा और अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके जाने के बाद हुलिया से हिंदू नज़र आने वाली औरत कमरे में दाखिल हुई। मैंने आपके लिए बाथरूम में कपड़े लटका दिए हैं, आप बात ले लें, फिर मैं खाना लगवा देती हूँ, इस औरत ने कहा। उसकी रहनुमाई में मैं वसूल खाने तक पहुँच गया। हवाला रात में गुजरे वक़्त ने मेरा हुलिया ही बदल दिया था। जिस्म के कई हिस्सों में दर्द था। नीम गर्म पानी से भरपूर गसल लेने के बाद मैंने खुद को खासा बेहतर महसूस किया। जब मैं बाहर निकला तो वो मुझे किचन में नज़र आ गई। बस 5 मिनट इंतज़ार करो, मैं खाना लगा देती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। थोड़ी देर में ही खाना लगाने लगी। खाने में शामी ख्वाबों की इश्तहारअंगेज़ खुशबू आ रही थी, जिसने मेरी भूख को चमका दिया था। सुबह मिलने वाला चारे पापे पर मुश्तमिल नाश्ता तो न जाने कब का हज़म हो चुका था, लेकिन भूख का एहसास ज़रा सुकून मिलने पर अब जगा था। आपका नाम क्या है? मैंने साड़ी में मलबूस औरत को माहिराना अंदाज में हाथ चलाते हुए दिलचस्पी से पूछा और दरियाफ्त किया। जहाँ आरा, इसने अपनी लोचदार आवाज़ में जवाब दिया। ये आपका घर है? मैंने अगला सवाल दागा, हमारा ही समझिए। उसने कदरे में जवाब दिया। फिर खाना पकाने लगी। खाने में शामी कबाब के अलावा बकरे का गोश्त का पुलाव, चिकन
नेकलेस भी शामिल थे। ये इतनी बहुत सी चीज़ें आपने किस वक़्त तैयार कर ली? मैंने डाइनिंग टेबल को देखकर हैरत का इज़हार किया तो वो दिलकश अंदाज़ में मुस्कुराई और बोली, जावेद मलिक जी ने सुबह फ़ोन पर बता दिया था कि उनका एक मेहमान आने वाला है, सो हमने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली, लेकिन हमें ज़्यादा शुक्र समझना, गलती मत कीजिएगा। ये सारी चीज़ें डब्बा पैक मार्केट से मंगवाया गया है। हमने सिर्फ पुलाव और सलाद तैयार की है। इसके बोलने में बड़ी सख्त की थी। मुझे इससे बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वक्ती तौर पर भूल गया था कि मैं किस मुश्किल में हूँ। जावेद मलिक से आपकी क्या रिश्तेदारी है? क्या आप उनके अजीज़ हैं? मैंने अपने तजस्सुस से मजबूर होकर सवाल किया, नहीं, लेकिन हम उन्हें बहुत अजीज़ हैं। उन्होंने बेसाख्ती से जवाब दिया और खिलखिलाकर हंस दी। मुझे महसूस हुआ कि अब मज़ीद सवाल करना बदतहज़ीबी में शुमार होगा, इसलिए खामोशी से खाना खाने लगा। हमारे तारुफ में किस लिए खुद को उलझाते हैं? इस मकसद पर तवज्जो दीजिए जिसकी खातिर यहाँ मौजूद हैं। मुझे खामोश पाकर उसने नसीहत की, फिर इस तरह की बातें करने लगी जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसे मेरे हालात का अच्छी तरह इल्म है। उसने मुझे सलाह दी कि मुझे शैतान मकारों के बाद शख्सी किसी रायत से काम नहीं लेना। मैं खुद भी कुछ इस अंदाज से सोच रहा था। खाने के बाद एक पर्ची पर इन चीज़ों के नाम लिख दिए जिनकी मुझे ज़रूरत थी। जहाँ आरा ने मुझे से मेरी प्लानिंग के बारे में पूछा, सुनकर मुझे भी खुद भी मशवरा दिए और मुझे आराम करने का मशवरा देते हुए अपने एक कमरे में पहुँचा दिया। मैं आरामदा बिस्तर पर लेटा तो फिर कोई होश नहीं रहा। मगरिब के बाद ही मेरी आँख खुली। मैं बाहर आया तो जहाँ आरा ने मुझे मेरा मतलूबा सामान दिखाया। फ़हरिस्त में दर्ज हर चीज़ मौजूद थी। मैं सारा सामान चेक करने के बाद मुतमईन हो गया तो उसने मुझे चाय पेश की। चाय पीने के दौरान जहाँ आरा ने मुझे बताया कि बैरिस्टर जावेद मलिक एक बेहद हमदर्द इंसान है जो अपने जवान बेटे की मौत के बाद अंदर से टूट-फूट गए हैं। उनके इंकशाफ किया कि वो फ़िल्मों के शौक में घर से भागी लड़की है जो रवायत के मुताबिक हीरोइन तो ना बन सकी, लेकिन मौके परस्तों के हाथों लग गई और इब्तदाई ख्वारी के बाद किस्मत से उनकी जावेद मलिक से मुलाकात हो गई। जावेद मलिक एक NGOs के कर्ता-धर्ताओं में से थे जो औरतों और बच्चों के लिए काम करते थे। जावेद मलिक की जहाँ आरा से उनकी हमदर्दी से उसे मौका परस्तों के हाथों से निकाल कर इस घर में ला बिठाया। जहाँ आरा के मुताबिक वो यहाँ खुश थी और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही थी। तकरीबन 8:30 बजे जहाँ आरा ने मुझे हल्का लाइट सा डिनर करवाया। एक्टिव रहने के लिए ज़रूरी था कि ज़्यादा शिकन-सेरी न की जाए। 12:30 बजे रात को मैं वहाँ से रवाना हुआ। मेरा सामान एक छोटे शोल्डर बैग में रखा हुआ था। सिर्फ पिस्टल को मैंने अपने बेल्ट में उलझ लिया था। टी-शर्ट और पैंट पर मुश्तमिल गहरे रंग का लिबास भी मुझे मेरी फरमाइश पर दिया गया था। बाहर निकलकर मैं एक टैक्सी ली और एक शैतान के बंगले की तरफ रवाना हो गया। मंजिल के करीब पहुँचकर मैंने बंगले से काफ़ी दूर टैक्सी रुकवा दी। इस लम्हात में फ़ोन मेरी कनपटियों पर ठोकरें मार रहा था। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था कि शैतान ने मुझे मजबूर पाकर बिल्ली छेड़ने की कोशिश की। मैं अंदाज़ा कर सकता था कि इन हालात ने मेरे घरवालों को कितनी बुरी तरह डिस्टर्ब किया होगा। मैंने अपने घरवालों से रब्ता करना मुनासिब ना समझा था। पुलिस वाले सबसे पहले उसके ज़रिए ही मुझ तक पहुँचते और मैं दोबारा गिरफ्तारी के कबल इस शैतान से दो हाथ करना चाहता था। बंगले के करीब पहुँचकर मैं बाहर ही रुक गया। ये बंगला मेरा अच्छी तरह देखा भाला था। हिफाजत के लिए इस शैतान ने चौकीदार के अलावा 2 कुत्ते भी रखे हुए थे जो रात के वक़्त खुले छोड़े जाते थे। मैं इन कुत्तों के इंतज़ाम का सामान भी साथ लाया था। बंगले की भी गली में पहुंचकर मैंने अपना बैग खोला और प्लास्टिक की थैलियों से गोश्त के पार्चे बाहर निकाले। इन पार्चों में जहर डाला हुआ था। मैंने दीवार के दूसरी तरफ लॉन में पार्चों को फेंका तो चंद सेकंडों में ही रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हो गया। कुत्ते हल्की आवाज़ में भौंकते हुए इस तरह आते महसूस हुए थे। यकीनन उन्होंने गोश्त से लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू कर दिया। कुछ देर तवक़्क़ुफ़ करने के बाद मैंने दीवार चढ़कर देखा तो गोश्त के मौजूद ज़हर ने असर दिखाना शुरू कर दिया और वो ज़मीन पर पड़े तड़प रहे थे। तकलीफ़ की वजह से उनके हलक से दर्दनाक आवाज़ें निकल रही थी। ये आवाज़ें यकीनन चौकीदार के कानों तक पहुँच गई होंगी। जब भी वो भागता हुआ इस तरफ आ रहा था। कुत्तों की तरफ पहुँचकर चौकीदार ने पहले तो उन्हें तशवीश से उन्हें देखा, फिर चौंकता हुआ इधर-उधर नज़रें दौड़ाने लगा। इससे कबल कि वो चौकीदार सर उठाकर दीवार की तरफ देखता, मैंने छलांग लगाई और सीधा उसके सर पर जाकर मेरा ज़ोर पड़ने जा गिरा और मेरा वज़न बढ़ने की वजह से वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। हम दोनों इस तरह ज़मीन पर पड़े कि मैं इसके ऊपर था। गिरने से मुझे भी चोट आई, लेकिन मैंने इन चोटों पर तवज्जो न दी। चौकीदार के सुनने से पहले ही मैंने अपनी बेल्ट में रिसा पिस्टल निकाला और चौकीदार के सर पर रखकर लगातार 2 फायर कर दिए। मैं इस तरह के कामों में कतई कोई महारत नहीं रखता था, लेकिन इंतकाम की आग मेरे वजूद में लगी हुई थी। आगे मेरा काम आसान था। मैं जानता था 10 बजे के बाद कोई मुलाज़िम बंगले पे नहीं रुकता। सब अपने घर चले जाते हैं। अब मुझे घर के मुकीमों से निपटना था। जल्द ही मैं अपने अंदर पहुँचने का रास्ता तलाश कर लिया। जावेद मलिक के ताउन से मुझे वो
सारा सामान हासिल हो गया था जो शायद मैं खुद ना कर सकता। अंदर दाखिल होने के बाद मैंने सीढ़ियों की तरफ का रुख किया, जो कि रहायशी कमरे ऊपरी मंजिल पर थे। पहले बड़े पढ़ने वाला बेडरूम जिया का था। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये शोक लड़की अपने वालिद के साथ इस जुर्म में शरीक नहीं हो सकती। चाचा, मैंने इसके साथ किसी किस्म का सफ़र बर्ताव करना नहीं चाहा। मैंने उसके बेडरूम के दरवाज़ा को खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा आसानी से खुल गया। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं किया गया था। नाइट बल्ब की रोशनी में मैंने जिया को बिस्तर पर महफूज ख्वाब पाया। मैं दबे कदमों में चलता हुआ उसके करीब पहुंचा और क्लोरोफॉर्म में डूबता रुमाल उसके मुंह पर रखा। वो जरा सा कसमकाने के बाद बेहोश हो गई। इसके बाद मैंने इस शैतान के बेडरूम का रुख किया, जिसने मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर मुझे कत्ल जैसे संगीन जुर्म में फंसवा दिया। जिसको मैं बॉस बॉस कहता था, इज्जत करता था, उसका रूम अंदर से लॉक था। मैंने मज़ीद वक़्त ज़ाया करने की बजाय पिस्टल की नोक लॉक पर रखकर ट्रैगर दबा दिया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मुझे यकीन था इस धमाके की आवाज़ बंगले के अंदर ही गूंजेगी और इर्द-गिर्द के मकईन मुतवज्जो नहीं होंगे। लॉक टूटते ही दरवाज़े को धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। इस शैतान की बीवी और ये दोनों उठकर बैठ चुके थे और खासा घबराए हुए थे। मैंने फ़ौरन ही पिस्टल इन पर तान दी। ये क्या बदतमीज़ी है, मुझे सामने देखकर शैतान ने कहा। इस बदतमीज़ी पर तुमने ही मजबूर किया है। दौलत की हवस में अपनी सगी भतीजी के खून से हाथ रंगने वाले सफाक इंसान, तेरा यूं यौम एहसाब आ चुका है। तूने अपनी यतीम भतीजी के साथ जो कुछ किया, इसका हिसाब तो ऊपर पहुँच कर देना, लेकिन मेरे खिलाफ की जाने वाली साजिश का जवाब तुझे अभी और इसी वक्त देना होगा। बकवास बंद करो। हानिया को मैंने नहीं, तुमने कत्ल किया है। मुझे बताओ, मस्जिद से जूते चुराने वाले 2 टके के इंसान में इतनी गैरत कहाँ से आ गई कि इसने अपनी बीवी को कत्ल कर डाला? ये सारा तेरा स्टेज किया हुआ ड्रामा है कमीने। तूने ही जानकर इस रात मुझे हानिया की डायरी भिजवाई थी कि सुबह उसका कत्ल हो तो पुलिस के सामने मुझे कातिल करार देने का जवाब पेश किया जा सके। मुझे तो मालूम भी नहीं था हानिया कब दुबई से वापस आई थी। मुझे तो नींद से जगा कर बताया गया कि मैं अपनी बीवी का कातिल हूँ। यह सारा खेल तूने खेला तो है। हानिया का कत्ल। मैं इतनी ज़ोर से चीखा के गले की रगें फूल गईं। बकवास बंद करो। मेरे पास हानिया को कत्ल करने का कोई जवाब नहीं था। इस शैतान ने एक बार फिर मेरे इल्ज़ाम को तर्द किया। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इसका गिरफ्तार पकड़कर झंझोड़ डाला। कैसे नहीं था जवाब? जवाब तो था। हानिया के कत्ल के इल्ज़ाम में मुझे फांसी पर लटकाने के बाद एक तो तू ही सगा चाचा है जो उसकी दौलत का वारिस करार पाएगा। नहीं, हानिया के कत्ल के बाद मुझे कुछ नहीं मिलना है। अगर वो अपने बच्चे की पैदाइश के बाद जिंदा हो रहती तो फिर ही मुझे कोई फ़ायदा हो सकता था। इसके बाद मैं इस बच्चे का सरपरस्त करार पाता और हानिया की प्रॉपर्टी की देखभाल भी मुझे करनी पड़ती। अब तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी और मुझे अपने 10% शेयर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसने वजाहत दी तो मैं सोच में पड़ गया। बैरिस्टर जावेद मलिक ने भी मुझे से ऐसी ही बात की थी, यानी हानिया के चाचा का भी इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। तो इसके बाद कौन सा ऐसा फ़र्द है जिससे मैं पास बर्स करता? इसके बाद कौन सा ऐसा फ़र्द था जिससे मैं पास बर्स करता? मेरे जहन में यह हानिया की मुलाजमा खास नसरीन का ख्याल आया। उसने ऐन हानिया के कत्ल वाली रात मुझे हानिया की डायरी दी थी। इस डायरी के नजात ने मुझे कातिल सोबत करने में अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा नसरीन ने गवाहों के कटघरे में खड़े होकर भी चंद बातें ऐसी कही थी जो मेरे खिलाफ जाती थी। अब तक तो मैं उसे हानिया का चाचा का आलाकार समझ रहा था, लेकिन हानिया के चाचा के पास कातिल का कोई मुहर्रक मौजूद न होने की सूरत में यह सवाल उठता था कि नसरीन किसके कहने पर मेरे खिलाफ सरगर्म अमल रही है। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होने लगी कि मैं फौरी तौर पर इस तक पहुँचूँ और पास बस करूँ। इसी ख्याल से मैंने हानिया के चाचा से बाबत पूछा और वह अपने घर पर होगी। हानिया वाली कोठी पर ताला लगाकर मैंने सब कुछ को छुट्टी दे दी है। कोठी पर सिर्फ एक चौकीदार है। उसने नहायत शराफत से मेरे सवालात का जवाब दिया, फिर नहायत गौर से मेरी शक्ल देखता हुआ बोला, क्या सचमुच तुम्हारा हानिया के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है? उसके सवाल पर मैं झिंझा गया। नहीं है, मेरा कोई कत्ल नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक मैं इतना गैरतमंद नहीं हूँ कि हकीकत जानने पर हानिया को कत्ल कर देता। मैं गुस्से में ज़रूर था, लेकिन ज़बानी बुरा भला कहने के अलावा कुछ तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बोलते हुए मेरे अंदर की शकीस्त से लहजे से ज़ाहिर हो रही थी। उसके बराबर में बैठकर सारी गुफ्तगू सुनी। उसकी बीवी ने ज़रा हमदर्दी में मुझे देखा। दोनों मियाँ बीवी अभी तक अपने बेड पर बैठे हुए थे। मुझे अफसोस है, अगर तुम मेरी जगह खुद को रख कर देखो तो समझ सकोगे कि मेरे पास ख़ानदान की इज्जत बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उसे मजबूर शख्स के लहजे में है कहा और मुझे कायल होना पड़ा। मैं जो इश्तिहार और गुस्सा यहाँ
देखकर आया था। अब उसका रुख मुलाज़िमा नसरीन की तरफ मुड़ गया था। मैंने इसका पता जानना चाहा तो उसकी बीवी ने एड्रेस दिया, मगर मुकम्मल पता नहीं था। उन्हें भी मालूम नहीं था। अलबत्ता उन्होंने ख्याल ज़ाहिर किया कि हानिया के ड्राइवर को मालूम होगा मेरा वहाँ रुकना। मज़ीद रुकना बेकार था, इसलिए वापस पलट गया। बाहर निकलने के लिए मैंने हैंडल पर दबाव डालकर ज़रा सा ही दरवाज़ा खोला था कि मुझे सामने दूसरे दरवाजे की दूसरी तरफ किसी की झलक दिखाई दी। पुलिस का यूनिफॉर्म पहचानने में मुझे ज़रा सा दिक्कत नहीं हुई। मैं दरवाजे को वापस धकेल कर तेज़ी से कमरे में मौजूद स्लाइडिंग विंडो की तरफ भागा और मैंने खिड़की खोलकर उसकी मुंडेर पर चलने तक पुलिस वाले अंदर दाखिल हो चुके थे। खिड़की के ऐन नीचे लोहे का ग्रिल नुमा जाल था, जो निचली मंजिल पर हवा की आमदरफ़्त जारी रखने के लिए अमूमन छत के कुछ हिस्से में इस्तेमाल होता था। नबी रुक जाओ, मेरा इरादा भांप कर मुझे पीछे से पुकारा गया। मैंने पुकारने वाले की तरफ देखने की बजाय छलांग लगा दी, क्योंकि एक बार फिर पुलिस के हाथों में आ जाने के बाद मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता था। जाल पर गिरने के बाद जैसे ही मैं सीधा हुआ, ऊपर से गोली चलने की आवाज़ आई और ग्लास विंडो के शीशे रेजा होकर बरसात की तरह मुझ पर गिरने लगे। मैंने बेसाख्ता ही अपना सर हाथों बाजू में छुपाकर अपने चेहरे को बचाने की कोशिश की। इस तौर पर मेरे हाथों में मौजूद पिस्टल चल गया। गोली की आवाज़ के साथ ही नाल से निकलता हुआ धुआं मैंने वाज़िया तौर पर देखा। तुम पूरी तरह हमारे घेरे में हो नबील, भागने की हिमकाना कोशिश ना करो वरना नुकसान उठाओगे। इस बार किसी ने खिड़की में खड़े होकर मुझे तदबिया की हो सकता था। इल्म दीवानगी में मैं कान ना धरता, लेकिन मैंने देख लिया बंगले के बाहर भी पुलिस मौजूद थी। मजबूरी में मुझे अपना हाथ बुलंद करके सरेंडर पर करना पड़ा। पुलिस वालों ने मुझे हथकड़ियाँ नहीं लगाई थी, मगर हथियारों के साए में बंगले से बाहर निकाले। बाहर फ्रंट सीट पर पुलिस वैन में मौजूद शख्स को मैं देखकर ठट गया। पुलिस वैन की फ्रंट सीट पर सादा लिबास में मौजूद शख्स को देखकर मैं ठट गया। मेरे ताया का दामाद और आशफा का खुशकिस्मत शौहर आफिक गिरफ्तार होकर थाने जाते हुए मेरे दिल की अजीब हालत थी। आशफा के शौहर के हाथों गिरफ्तार होना कितनी बड़ी ज़िल्लत थी, मैं महसूस कर सकता था। मैं पूरा रास्ता खामोश रहा। आफिक ने मुझसे कोई बात नहीं की थी, लेकिन थाने पहुंचकर सूरत हाल अक्सर बदल गई थी। आफिक ने वहाँ एक कमरे में मुझसे तन्हाई में मुलाकात की। मुझे अफ़सोस है नबील साहब कि मुझे इस तरह आपको गिरफ्तार करके यहाँ लाना पड़ा, लेकिन उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी को समझ सकेंगे। मुझे कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए ये फ़रीज़ा अंजाम देना ही था। वो बड़ी अफ़नानियत से मेरे सामने वज़ाहत पेश कर रहा था। मैं बगैर रद्द-ए-अमल के सुनता रहा। मैं अंकल आपके बहुत परेशान हैं। उन्होंने ही मुझे इस केस को देखने की दरख्वास्त की थी। उन्हें पूरा यकीन था कि आप पर कत्ल का झूठा इल्ज़ाम लगाकर साजिश की गई है। इनके इस यकीन ने ही मुझे मजबूर किया कि मैं खुद इस केस को हैंडल करूँ। आकिब हुकूमत के एक खुफिया अदारे से वाबस्ता था। इस तरह के केस देखना उसका काम नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है अपने सूसर और मेरे ताया मनीर साहब की बात भी रद्द नहीं कर सकता था। ताया की खुद से बेलौस मोहब्बत ने मुझे एक बार फिर मकरूज़ कर दिया था। वो एक ऐसे शख्स के लिए परेशान थे जो अपनी लाडली बेटी को छोड़कर अपनी किस्मत बनाने के लिए राह बदल गया था। आपके अदालत से फरार ने केस को खासा ख़राब कर दिया। चनाचा मैंने तमाम मालूमात हासिल करके अंदाज़ा तो लगा लिया कि आप किन किन मकामात का रुख कर सकते हैं। हानिया की कोठी, आपका अपना घर और आपके बॉस का बंगला, ये 3 जगहें ऐसी थी जहां आपके पहुंचने का इम्कान था। मैंने इन तीनों जगहों पर पुलिस तैनात कर दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप कोई और हमाकत करें और आपका केस मज़ीद उलझ जाए। मेरी खामोशी से बेनियाज आकिफ बोले जा रहा था। आपका केस जिस तरह सामने आया, इसमें मुझे मुलाज़िमा नसरीन का किरदार सबसे अहम लगा, क्योंकि उसकी गवाही ने ही आपको कातिल साबित करने में अहम किरदार अदा किया है। कहने को तो ये कह दिया गया कि नशे की ज़्यादती की वजह से आपने अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद वहाँ से फ़रार नहीं हो सके, लेकिन मेरी अकल ऐसे तस्लीम नहीं कर सकती। कातिल सबसे पहले मौका वारदात से फ़रार होने की कोशिश करता है, लेकिन आप तो पुलिस वालों को अपने बेडरूम में सोते हुए मिले थे। बस इसी बुनियाद पर मैंने नसरीन को गिरफ्तार करवा लिया था। 2 से 3 दिन तक नसरीन आए बाएँ शाएँ करती रही, लेकिन जब रेडी पुलिस एहलकार के हवाले किया गया तो उसने सब्र गवा दिया। और हानिया की खास मुलाजमा थी, इसलिए उसे सब इल्म था कि वो कब दुबई से वापस आ रही है। चनाचा मुलाजमा ने इस शख्स को हानिया की वापसी की इत्तला दी, जिसने उसकी खिदमत के गौस उसे भारी रकम अदा की। उसने आपको हानिया साहबा की डायरी पहुंचाई। कोई बड़ी बात नहीं थी। इस सूरत हाल की खतरनाक वजह सामने जब आई, जब हानिया कत्ल कर दी गई और उसे झूठी गवाही पर मजबूर किया गया। वो फंस चुकी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी गवाही देना पड़ी। इधर आपके जहन में ये बात थी कि हानिया के कत्ल में आपको फंसाने के बाद फ़ायदा उसके चचा को हासिल होगा, इसलिए आप उन्हें मुजरिम समझते हुए उनसे हिसाब किताब करने उनके बंगले पहुंच गए।
ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों ने हिदायत के मुताबिक आपसे छेड़छाड़ करने के बजाय मुझे इत्तला दी और यूं हम आपको यहाँ लाने में कामयाब हो गए। आकिफ ने मुझे सारी तफसील बताई। नसरीन को ट्रैप करने वाला शख्स कौन था? मैंने बेचैनी से सवाल किया कि इसी सवाल के जवाब में हानिया के कातिल का नाम मालूम किया जा सके। मालूम नहीं, आकिफ ने अपने इशारे उकसाए। नसरीन का कहना था कि उसने फ़ोन पर रब्ता किया जा सकता था, जबकि रकम मखसूस वक़्त पर कोई शख्स कपड़े में लपेट कर चारदीवारी के अंदर एक मखसूस जगह फेंक गया था। ऐसा शख्स कौन हो सकता है? ज़ाहिर है वो कोई ऐसा फ़र्द होगा जिसे हानिया की मौत से फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन मौजूदा हालात में तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। मैंने पहली बार लब कुशाई करते हुए अपनी उलझन का इजहार किया। हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा कोई शख्स नहीं, लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प हकीकत बताना चाहता हूँ। आकिफ के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी। हानिया के कत्ल का फैसला बहुत पहले ही हो चुका था। कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए आपका इंतखाब कर लिया गया था, लेकिन ये कत्ल प्लानिंग के मुताबिक चंद माह बाद इस वक्त होता जब हानिया का बच्चा दुनिया में आ जाता। और आप समझ सकते हैं इस सूरत हाल की फ़ायदा किसका होता? हानिया के चाचा का, मैंने बेसख्तगी से कहा। बिल्कुल सही, लेकिन हुआ ये कि इससे पहले ही किसी और ने कर दिया और हानिया का चाचा हाथ मलता रह गया। मुझ पर यह इंकशाफ हानिया की कज़न जिया ने किया। वो और हानिया बचपन की सहेलियाँ थीं। एक दिन जिया ने अपने वालिदैन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली, लेकिन फौरी कदम इसलिए नहीं उठाया कि फौरी तौर पर कोई डर नहीं था, बस वो अपनी इसी शिशोपंज में मुब्तला रही। फिर क्या अंदाज़ा लगाया आपने? मैंने तो किसी ऐसे शख्स को जानता भी नहीं हूँ। पहले ये बताइए कि आपको फ़रार करवाने में किसका हाथ था? आकिफ ने मुझसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल किया तो मैं चौंक गया। जावेद मलिक ने मेरी मदद की थी और मैं उसे यूँ फंसवाना नहीं चाहता था। आप ये तो नहीं कह सकते कि आप खुद फ़रार हुए थे, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। फिर आप फ़रार के चंद घंटे बाद पूरी तैयारी से हानिया की चचा के बंगले में दाखिल हुए। इससे ज़ाहिर है कि कोई है जो आपकी मदद करता रहा है। आखिर ने संजीदगी से पूछा। तो अब मैं मज़ीद छुपाने की हिम्मत ना कर सका। हानिया के वकील जावेद मलिक ने मेरी मदद की, क्योंकि हानिया के चाचा ने हानिया के मोहब्बत के जुर्म में उनके नौजवान बेटे को ट्रैफिक हादसे में कत्ल करवा दिया था। वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की तरह मैं भी हानिया के चाचा के साजिश का निशाना बनूं। आकिफ ने इस केस पर काम करके जो कुछ नताइज हासिल किए थे, इसकी तफसील ये है कि हानिया की दौलत के लालच में जावेद मलिक ने ही अपने बेटे को हानिया के पीछे लगाया था। उसका बेटा हकीकतन एक आवारा मिजाज का लड़का था, जिसने शायद कामयाबी से हानिया की आंखों में मोहब्बत की पट्टी बांधी। इस दौरान इत्तेफाक से नशे की हालत में गाड़ी चलते हुए हादसे में कुचल बसा। हानिया का चाचा और जावेद मलिक दोनों ऐसे आदमी हैं जिनके दरमियान दौलत के हसूल के लिए रस्साकशी जारी थी। दोनों एक दूसरे का मंसूबा ख़राब करने के चक्कर में लगे हुए थे। सच्ची बात तो यह है कि जो शख्स अपने जवान बेटे के मरने के बाद भी दौलत के लिए चालें चलता फिरे, वो कुछ भी कर सकता है, जैसा कि उसने हानिया को कत्ल कर दिया। बेचारी हानिया ने अपनी दौलत की वजह से हर एक से धोखा खाया और अपनी ही दौलत की वजह से मारी गई। ये दौलत भी अजीब से है, पास हो तो भी कातिल। हानिया अपनी दौलत की वजह से कत्ल हुई और मैं दौलत के ना होने से जीते जी कत्ल हुआ था और अपनी माँ को भी नहीं बचा सका। जी हाँ, मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम सुनकर उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। ये साबित होने के बाद कि जावेद मलिक ने कराए गए कातिल की मदद से हानिया को कत्ल करवाया, मुझे रहा नहीं गया। आज इस वाक़े को 4 बरस बीत गए थे, लेकिन मैं अभी तक इन असरात से नहीं निकल पाया। आशफा आज 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ है और आकिफ उसकी चाहत भरी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा है। के बाद मैंने भी छोटी मोटी मुलाजमत इख्तियार कर ली, बाकी कसर अकेडमी में बच्चों को पढ़ा कर पूरी करता रहा। इस तरह से गुजारा हो जाता है, लेकिन एक एहसास जान नहीं छोड़ता। आकिफ को आशफा के साथ देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। आकिफ बहुत नफीस इंसान है। ताया आज भी रोज़े अव्वल की तरह मेरे साथ शफ़क़त से पेश आते हैं। वो अक्सर मुझसे शादी के लिए भी इसरार करते हैं, लेकिन मैं उन्हें टालता जाता हूँ। क्या कहूँ और कैसे बताऊँ कि मुझे जैसे तही दावा के पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है और इंसान के पास सबसे अहम मता अपनी ज़ात का गुरूर होता है और मैं इसी का महरूम हो गया था। शायद ज़िंदगी जीने के लिए शॉर्टकट तलाश करने वाले मुझ जैसे हर शख्स का यही अंजाम होता है। ज़िंदगी को पूरी जद्दोजहद और खुलूस के साथ ना बरतो तो जवाब में ऐसा वार ज़रूर करती है जिसका घाव गहराई तक तकलीफ़ देता है। अब ये समझने और महसूस करने वाले पर होता है कि इस घाव को पहचाना जाता है या नहीं। ख़त्मशुद बहुत ही अच्छा नावल था अगर समझा जाए तो आई होप आपको लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो नावल की नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचेगी, तो आप नावल रीड नहीं कर सकेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।